चलिए तो फिर शांत बैठ जाइए आप सब लोग और हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या चीज? ना, कूलर नहीं चलेगा आज। चलेगा तो केवल और केवल बोर्ड, और चलेगा तो केवल पंखे। कूलर आज नहीं चलेगा। कूलर ना चलने का रीजन एक ये भी है कि लाइट नहीं है मूर्खो, इसलिए नहीं चल रहा। लाइट होती तो क्या मैं इतनी देर तक बंद रखता है? नहीं आई है। वो मीटर में लाइट नहीं आती इस तरीके, वो रिफ्लेक्शन है उसका और कुछ। ठीक है, अंदर का बल्ब जल जाता है तो पता चल जाता है, इसलिए लाइट नहीं आई। लाइट जब आएगी तो उजाला अपने आप हो जाएगा। है कि नहीं? इसलिए आज अपने को पंखों में ही पड़ना है। बाहर शायद वो भी चल रहा है ना उनका जनरेटर वगैरह, तो फिर समझो इसको नहीं है मतलब लाइट, है ना। चलो अपने टॉपिक पे आओ। हमने पिछला वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें ग्रह पढ़े थे, और ग्रहों में मैंने आपको बुध ग्रह से लेकर वरुण ग्रह तक यानी कि 7 ग्रह बताए थे, 8 नहीं बताए थे। कितने बताए थे? जिनमें पृथ्वी शामिल नहीं थी, यानी पृथ्वी को हमने नहीं पढ़ा था। पृथ्वी को क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि हमें उसकी डिटेल पढ़नी थी, पृथ्वी को हमें बहुत विस्तार से पढ़ना था, इसलिए हमने उसे छोड़ रखा था कि लास्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। क्यों? पृथ्वी पर ही रहते हम जैसे मनुष्य, जो बहुत आगे भी जा सकते हैं, बहुत नीचे भी जा सकते हैं, और आप जैसे विद्यार्थी रहते हैं जो देश का भविष्य है। किसी भी देश के भविष्य के लिए अगर बात कही जाए तो उसके युवा होते हैं, जैसे आप लोग युवा हैं, और वो पृथ्वी के किसी न किसी एक भाग पर अभी निवास कर रहे हैं, और युवाओं से ही देश चलता है। और देश उन हर एक परिस्थिति में आगे और पीछे जाने के लिए, समर्थन के लिए, या फिर हम बात करें कि परिस्थितियों को समझने के लिए युवाओं के साथ मिलकर ही काम कर सकता है, तब जाके कोई देश आगे बढ़ सकता है। और रहा बात पृथ्वी की, तो पृथ्वी अब व्याकुल हो उठी है, एकदम से त्राही त्राही माम करने लग गई है। क्योंकि अब जो सरकारें हैं, अब जो किसी भी देश में जो सत्ताधारी हैं, वो अपने मनमानी करने लग गए। तो पृथ्वी पर फिर से उलटफेर होने वाला है। तो दोबारा से एक बार फिर से हम पृथ्वी को पढ़ लेंगे। अभी एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी हमने छोड़ रखी थी ताकि हम लोग अपने ऐसे तुच्छ मानवों के बारे में पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ लेंगे, अच्छी अच्छी चीजें पहले पढ़ लेते हैं अपन। तो हमने ग्रह पढ़ लिए थे, 7 ग्रह बता दिए थे हमने, वरुण तक बता दिए थे। इनके कलर वगैरह भी मैं आपको बताया था, जैसे कि नीला ग्रह अगर कहा जाए किसी को कि बताएं पृथ्वी का जो कलर नीला जो होता है वो किसके कारण रहता है, तो ये तो हमने नहीं बताया। लेकिन नीला ग्रह एक दूसरा पढ़ाया हुआ है जो है आपका वरुण। तो मैंने बताया था कि भाई इस पे क्या पाया जाता है? अमोनिया पाई जाती है ना। अमोनिया गैस की अधिकता के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? नीला। तो पृथ्वी के समान अगर कोई दूसरा ऐसा ग्रह है जिसका कलर नीला है तो वो है वरुण है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाए, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण होता है, आखिरी ग्रह था। अगर आपसे पूछा है सौर मंडल में सूर्य के सबसे करीबी ग्रह बुध, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सौर मंडल पर एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है अभी वर्तमान में पृथ्वी, पृथ्वी के ही समान दूसरा वह ग्रह जिस पर जीवन संभव की संभावना है मंगल। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल के कितने उपग्रह? 2 उपग्रह बताए थे, डीमोस और फोबोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। कौन सा है? डीमोस बोलना, डेवोस नहीं बोलना कि डेवोस, तलाक तलाक तलाक। डिमोस है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह डिमोस हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया कौन सा है? कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी ओलिपस मैसी कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर है? मंगल ग्रह का लाल कलर होना किस चीज की अधिकता के कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसे हम रेड प्लैनेट के रूप में या लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं बृहस्पति। वैक्यूम क्लीनर कौन सा ग्रह? वैक्यूम क्लीनर ग्रह किसे कहा जाता है? वनस्पति को। सॉरी माफ करना, वनस्पति बोल दिया, बृहस्पति को। किसको कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद आते हैं हम शनि पर। तो बलय युक्त ग्रह शनि है। शनि के कितने रिंग पाए जाते हैं? 7, इसलिए इसे बलय युक्त ग्रह कहा जाता है। 7 बलय के कारण से क्या कहा जाता है? बलय। कहते भंगुर ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे मुलायम ग्रह कौन सा है? शनि है। मैंने बताया था कि पृथ्वी का 1 किलो भाग लीजिए और शनि का लीजिए, दोनों को यूं करिए तो वो शनि को आप यूं मसल दोगे चुटकियों में, ऐसा होता है चुटकियों में खेल कर देंगे, वैसा वाला खेल कर दोगे आप शनि का, ना कि पृथ्वी का होगा। उसके बाद आते हैं अपन कौन से ग्रह पर? तो अरुण ग्रह पर। उल्टी दिशा में परिक्रमण करने वाला दूसरा ग्रह अरुण है। कौन सा है?
हमेशा उल्टे काम करने वाला अरुण ही होता है ना? उल्टा घूमता है, कहां से? तो पूरब से पश्चिम तरफ घूमता है, अरुण रहता है। कहते अरुण में भी छल्ले पाए जाते, कितने छल्ले? 5 छल्ले हैं, शनि के समान 5 छल्ले। उसके बाद वरुण ग्रह, यह सबसे बाहरी ग्रह होता है और सबसे ठंडा ग्रह होता है, इसका कलर नीला। अब इसके आगे आएंगे आज से हम पृथ्वी पर। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो पृथ्वी। लेकिन इससे पहले भी कुछ चीजें और समझ लेंगे, जैसे घूर्णन हो गया, परिक्रमण हो गया, ग्रह के बाद फिर पढ़ने थे उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए। इनको नहीं पढ़ाया था मेरे हिसाब से, मैंने नहीं पढ़ाया था, इनको देख लेते पहले, फिर आएंगे पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास जो रहने वाली है आपकी, आज का लेक्चर जो रहने वाला है वो 7वां लेक्चर रहने वाला, 7वीं क्लास रहने वाली है। और इसमें हम आगे की जो एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान का जो आगे का जो टॉपिक रहने वाला है उसको कवर करने वाले। तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो रहेगा आपका परिक्रमण और परिभ्रमण से, या फिर ग्रह और उपग्रह से होने वाला। उपग्रहों का इसमें हम ज्यादा तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि जो जितने भी ग्रह हैं उनमें यदि परिक्रमण की बात करी जाए कि परिक्रमण किसे कहा जाता है, तो ग्रहों में परिक्रमण की दशा या परिक्रमण का जो क्रम है वो क्या कहलाता है? तो ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ग्रह द्वारा किसका चक्कर लगाना? तो ग्रहों के द्वारा किसका चक्कर लगाया जा रहा है? सूर्य का। तो क्या है? परिक्रमण है। तो क्या आप लोगों में से कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो, जो परिक्रमण करते किसी ना किसी सूर्य का ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? तो आप लोग भी करते होंगे कहीं ना कहीं, तो परिक्रमण करते कि नहीं? अरे किसी भी जगह का परिक्रमण करने बार बार जाते होंगे, है ना? चलते जाते होंगे कि भाई जाना तो है ही है? तो ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है, ये बिल्कुल सत्य, हम सब जानते हैं। परिक्रमण यदि नहीं होगा तो वर्ष नहीं होगा, यानी कि जो पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूर्य का एक चक्कर नहीं लगाएगा तो साल कैसे आएगी? यानी इस वर्ष की जो घटना है वो नहीं आएगी। यानी स्थिर है तो हमेशा दिन बना रहेगा यूं, मतलब दिन रात तो होती रहेगी लेकिन महीने नहीं बदलेंगे। पता चला 1 जनवरी ही है और होगा यूं, ओ भाई चलता एकदम से कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया, लेकिन 1 जनवरी से दूसरी जनवरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? दूसरा महीने ही नहीं आ रहा है। तो जरूरी है वर्ष के होने के लिए कौन सी घटना का? परिक्रमण का, कि परिक्रमण होगा तब जाके घटना कौन सी होगी? वर्ष वाली घटना होगी। नहीं 1 साल 2 साल 3 साल की जो घटना होती है वो इससे होगी। ग्रहों द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? उसका एक परिक्रमण वर्ष कहा जाता है, या फिर एक वर्ष कहा जाता है। कि जब कभी भी कोई भी ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो उसका 1 साल पूरा हो जाता है। क्या वजह? जैसे पृथ्वी कितने दिन में लगा के रखती है? 365 दिन में सूर्य का चक्कर पूर्ण कर लेती है, इसलिए उसका क्या हो जाता है? 1 साल हो जाता है। यानी दोबारा से हम 1 साल यानी कि जनवरी से स्टार्ट कर देते। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो समय होता है वो 365 का दिन होता है। उसके बाद फिर से एक दिन प्रारंभ करते हैं, यही चीज करते हैं। देखो जैसे ये रहा सूर्य, ये रही पृथ्वी। अब पृथ्वी जब क्या करती है, एक पूरा चक्कर लगा के आती है तो इसका 1 वर्ष पूरा हो जाता है। यहां जाके क्या हो जाता है? 1 वर्ष पूरा हो जाता है। इस तरीके से हर एक ग्रह, पृथ्वी ही नहीं बल्कि हर एक ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा। उसके बाद आएंगे हम परिभ्रमण पर। क्या आएंगे? परिभ्रमण। देखिए परिक्रमण मतलब किसी दूसरे के चक्कर लगाना, और परिभ्रमण मतलब अपना खुद का ही चक्कर लगा लेना। अगर कभी भी परिक्रमण पूछा जाए, परिक्रमण जैसे आप लोग लड़कियों को ज्यादा मालूम होगा, तुलसी की परिक्रमा लगाना है और बट वृक्ष की परिक्रमा लगाना, है ना? यही होता है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले ही निकला हुआ है, कौन सा व्रत निकला हुआ? हाँ, सोमती अमावस्या। उस दिन देखा होगा आप लोगों ने, महिलाएं जो रही होंगी वो बरगद के पेड़ का परिक्रमण लगा रही होंगी, है ना? तो क्या है वो परिक्रमण? किसका परिक्रमण? किसी दूसरी चीज का। तो जब किसी दूसरी चीज का हम चक्कर लगाते हैं तो वो परिक्रमण कहलाता है। लेकिन जब कभी हम खुद अपनी धुरी पर या अपने पैरों पर यूं घूम जाएं यूं, तो ये क्या है आपके लिए? परिभ्रमण है। क्या है? परिभ्रमण, या इसी को बोलते हैं हम घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन करते हैं, मतलब स्वयं अपने आप में ही मस्त और एकदम घूम रहे हैं, चले जा रहे हैं, चारों तरफ देख रहे, ओ वाह बढ़िया। इस तरीके से अगर घूम गए तो क्या हो गया? आपका घूर्णन हो गया या फिर परिभ्रमण हो गया। तो जब कभी भी ग्रहों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाता है तो परिक्रमण कहलाता है। वहीं यदि हम बात करें कि अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना, क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। परिभ्रमण परिक्रमण, घूर्णन नहीं आएगा, परिभ्रमण और परिक्रमण पूछा जाएगा, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूज होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं लोगों के लिए, तो ये आपको जरूर पूछा जाएगा। वजह क्या है घूर्णन का, कि घूर्णन बताइए। अब घूर्णन तो समझ में आ जाएगा कि घूमना ही है अपने आप पर, लेकिन परिभ्रमण परिक्रमण में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जब कभी भी कोई भी ग्रह
अपने ही अक्ष पर अपना ही चक्कर लगाता है तो क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। और जब कभी ग्रह अपने अक्ष पर रहते हुए दूसरे ग्रह का चक्कर या सूर्य का चक्कर, ग्रह बोल दिया, सूर्य का चक्कर लगाता है तो क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। अब देखें, दिन और रात की घटनाएं पूर्ण करने के लिए यह उत्तरदायी होता है। हम बात करें कि दिन रात की जो घटनाएं होती हैं वो परिभ्रमण के कारण पूर्ण होती हैं। अगर परिभ्रमण किसी ग्रह में नहीं होगा तो दिन और रात नहीं होगी, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाएगी। जैसे ग्रीनलैंड आपका पृथ्वी पर ही स्थित एक द्वीप है और उस पर जो सूर्य प्रकाश होता है वो लगातार पड़ता रहता है, क्योंकि वो इधर पड़ जाता है, इधर, अब इधर ऊपर ही है, वो पूरी जगह इतना घेरे हुए, चाहे वो ऐसा चला जाए चाहे ऐसा, इधर सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ना ही है। इसलिए वहां पर कहते हैं कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। देखो ये रहा ग्रीनलैंड, इसमें यहाँ की बात कर रहा हूँ, उत्तरी ध्रुव में पड़ेगा आपका ये वाला भाग। यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 6 महीने तक बना रहता है, क्योंकि जब तक वो इधर से इधर तक आता है, इतना भाग फैला हुआ है, फिर इधर पहुंचता तो 6 महीने का दिन, फिर उसके बाद 6 महीने की रात। अब सोचो जरा कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है तो वहां कैसे गुजारा चलता होगा लोगों का? अरे गुजारा चलने की बात ही नहीं है, वहां पर पूर्ण रूप से बर्फ है, कोई रहते ही नहीं। इसलिए चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर, ठीक है। तो जो वो आपका ग्रीनलैंड है वहां पर कोई रहवास नहीं है, लोग बाग नहीं रहते हैं, केवल वहां परीक्षण वगैरह किए जाते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका पर होते हैं परीक्षण वगैरह, तो वहां पर मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसमें। अब देखें जरा, ग्रहों के परिक्रमण, सूर्य का फेरा एवं परिभ्रमण क्या कहलाता है? लट्टू कहलाता है। जब लट्टू अपने धुरी पर नाचता है ना, ऐसा घुमा दो तो नाचता रहता है वो, तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है परिभ्रमण। लेकिन ग्रहों का परिक्रमण क्या कहलाता है? सूर्य का फेरा कहलाता है, सूर्य का चक्कर कहलाता है। जब ग्रह सूर्य का चक्कर लगाए तो क्या कहलाए? जब ग्रह सूर्य का चक्कर लगाए तो क्या? और जब ग्रह अपनी ही धुरी पर घूम जाए तो? बस ये 2 चीजें कंफर्म हो गई। अब चलिए, अब बताइए हमको जरा, ऋतु परिवर्तन के लिए परिक्रमण जरूरी है कि परिभ्रमण जरूरी है? बताइए। अब इतना कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऋतु परिवर्तन के लिए परिक्रमण जरूरी है कि परिभ्रमण, तो परिक्रमण जरूरी है। जब पृथ्वी पूरा चक्कर लगाएगी तो सूर्य से दूर जाएगी, पास जाएगी, तो गर्मी, सर्दी, बरसात, ये मौसम यानी ऋतु परिवर्तन होगा। अब बताइए, दिन रात के लिए परिक्रमण जरूरी है कि परिभ्रमण? तो परिभ्रमण जरूरी है, कि यदि दिन और रात होना है तो खुद पे घूमना जरूरी है, और अगर किसी ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होना है तो सूर्य का चक्कर लगाना जरूरी है। लेकिन सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ उसे अपने अक्ष पर झुका होना भी जरूरी है, तब जाके क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। अगर सीधा है तो उस पर कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सूर्य प्रकाश सीधा एक जैसा ही उस पर पड़ना होता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। देखो जैसे ये रहा, इस पे यदि दिन रात की यदि बात की जाए तो देखो, ये एक भाग, इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर देते, तो सूर्य की तरफ से जो भी इसका हिस्सा दिखाई देता है उस पर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। और सूर्य की परछाई वाला यानी कि पृथ्वी के दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा होता है उस पर अंधेरा होता है, यानी वहां क्या होगी? रात होगी। वहां क्या हो जाएगी? रात हो जाती है। तो आपका सूर्य का पृथ्वी का या किसी भी ग्रह का अपने ही धुरी पर परिभ्रमण करने से दिन और रात की क्रिया संपन्न होती है। अब देखेंगे परिक्रमण कौन सा ग्रह कितने दिन में पूरा करता है, या हम बात करें कि इसका जो परिक्रमण काल होता है वो क्या होता है, परिभ्रमण काल जो रहेगा वो क्या होने वाला है। तो बुध की यदि बात करें तो बुध ग्रह जो रहता है वो कितने दिन में परिक्रमण कर लेता है? परिक्रमण यानी सूर्य का चक्कर, परिक्रमण यानी, तो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा के बैठ जाता है? 88 दिन में लगाने के बाद यह सौर मंडल का सबसे तीव्रतम गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह बन जाता है। यानी सबसे तेज अगर सूर्य का चक्कर अगर कोई ग्रह लगाता है तो कौन लगाता है? बुध लगा के बैठ जाता है आराम से। लेकिन जब बारी आती है किसकी? परिभ्रमण की, तो परिभ्रमण होता है इस पे कब? 59 दिन में। 59 दिन में धीरे धीरे घूमता, वो यूं करते करते उसको 59 दिन लग जाते हैं हमारी पृथ्वी के 24 घंटे के अनुसार। हमारी पृथ्वी का जो एक दिन होता है वैसे मिलाकर कितने दिन लग जाते हैं उसे? तो 59 दिन में वह अपनी धुरी पे घूम पाता है। लेकिन सूर्य का चक्कर लगाकर कितने दिन में बैठ जाता है? सोचो जरा, किसी का चक्कर लगाना हो तो कितने आदमी लगा लेता है। यहाँ ग्रह भी लगा लेते तुरंत, यूं अभी आते हुन हुन, तो ये आके तुरंत बैठ जाता है। लेकिन जब बात आती है खुद को घूमने की तो कुछ भी हो जाए धीरे धीरे चलेंगे अपन, झुकेगा नहीं जाए कुछ भी, तो धीरे धीरे घूमता रहेगा। तो कितना समय लगा लेगा ये? 59 दिन लगा लेता मूर्ख कहीं का। चलिए आगे देखें। अब आते हैं शुक्र ग्रह पे। इसका जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 224.7 दिन। कितने दिन में लगाता है?
224.7 दिन में यह सूर्य का चक्कर लगा के बैठ जाता है, लगभग पृथ्वी से कुछ ही समय पहले की बात है कि कुछ ही समय पहले चक्कर लगा के बैठ जाता है। लेकिन अब आते हैं इसके खुद की धुरी पे घूमने के लिए। इसको सूर्य का चक्कर लगाने में तो लग रहा है मात्र 224 दिन, और जब खुद पर घूमने की बारी आती तो 243 दिन घूम लगा देता। मतलब सोचो जरा, खुद पर घूमने में लगा रहा है 243 यानी ज्यादा दिन, और सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र कितना दिन लगा रहा है? तो इसका एक पूरा का पूरा सौर काल यानी कि सौर परिक्रमण हो जाता है, लेकिन एक खुद अपनी धुरी पर नहीं घूम पाता। तो हमेशा इस पर ताप बना रहेगा, क्योंकि सूर्य का हमेशा इस पर ताप बना रहेगा, बिल्कुल एक जगह पर ही, ज्यादा मतलब कि फोकस एक जगह। इसीलिए तो इस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इस पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की परत एक ऐसी है कि इस पर जो जाता है यानी कि सौर ताप वो वापस नहीं आता है, तो इसमें प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। और प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनेगी मतलब एकदम से गर्म। अब मान लो कि आपको मैं ऐसा लूं और ऐसा फेंक दूं शुक्र ग्रह पे, तो इधर से जाओगे एकदम हट्टे कट्टे, उधर से आओगे आलू की तरह उबले हुए, यूं छील लिया जाएगा आपकी स्किन को। तो ये इसमें प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। किसमें? शुक्र ग्रह में। आते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो कितने दिन का हो जाता है? 365 दिन, यानी कि हम इसे एक साल के रूप में जानते हैं। पृथ्वी का एक साल हो जाता है जो 365 दिन होता है। और अपने धुरी पर कितने समय में? 24 घंटे में घूम जाता है आराम से, यूं सो दिन रात होता रहता है 12-12 घंटे के। यही चीज है ना, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। अब आप बताइए जरा, तो हम साल के कितने दिन सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं? बताओ। ये बता रहा है हमारा धुरंधर, बताओ। नरेंद्र यादव, साल के कितने दिन हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं? है 365 दिन प्रकाश ग्रहण करते हैं। बताओ दिन का समय कितना होता है? 12 घंटे होते हैं। वो 12 घंटे तो कितने समय करेंगे हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण? अब सुनिए जरा, ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन के लिए थोड़ा इस पर डाउट को क्लियर करके दिया है। अब क्या है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदल गया है दोस्त। ऐसा नहीं पूछा जाएगा सीधा सीधा, अब तरीका बदल दिया गया है। उसमें से क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर अंदर से प्रश्न पूछे जाने लग गए। अभी हाल ही में आपका जो एग्जाम हुआ था, जो आपका सेट का एग्जाम था, जो भी आप लोगों में से देते होंगे, सेट का स्टेट लेवल का होता है आपका, प्रोफेसर वगैरह के लिए होता है आपका, तो उसका जो एग्जाम हुआ था उसमें से ज्योग्राफी से यानी कि आपके एस्ट्रोनॉमी से अगर प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था कि बताएं पृथ्वी का प्रकाश जो मनुष्य ग्रहण करता है वो साल भर में कितने समय या कितने दिन करता है। उसमें पहले ही ऑप्शन पे था 365 दिन, उसमें फिर हुआ करता था, एक में दिया गया था 6 माह, एक में दिया गया था 2.5 माह, एक में दिया गया था पूरा का पूरा 365 दिन और 365 रात। ये भी लिखा था बाकायदा उसमें, लास्ट ऑप्शन आप निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको। ज्यादातर लोगों ने गलत किया, ज्यादातर लोगों ने एग्जाम निकाल के देखा था, मैंने सेट देखा था, उसमें मैंने भी गलत किया था, ऐसा नहीं है भाई मैंने सही किया। मैं जब लगा रहा था उसको, प्रीवियस ईयर प्रश्न देखा उसमें, फिर उसका देखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखा तो मैं घूम गया। मैंने कहा ले ये तो रीजनिंग लगा दी, यहाँ तो कॉन्सेप्ट लगा दिया, यहाँ तो ऐसा लगा दिया। उसमें लिखा था बाकायदा कितना, 6 माह सूर्य का प्रकाश व्यक्ति केवल 6 माह ग्रहण करता है, क्योंकि 6 माह की तो रात निकल जाती है उसमें। अब 6 माह रात रहता है, 6 माह दिन रहता है, तब जाके तो एक साल होता है। होता कि नहीं? 24 घंटे का एक दिन, तो उसमें से आधा आधा निकाल दो। अब सोचिए जरा, आप सोचने पे आएंगे तो बहुत कुछ सोच सकते हो। कैसा सोच सकते हो? कि यदि आप सोचने पे आएंगे तो आपके पास पूरे दिन का 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में से आप 4 घंटे मोबाइल चलाने में निकाल देते हो, बचा आपका कितना? 8 घंटे। 8 घंटे में से 2 घंटे आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जो पढ़ाई से अनभिज्ञ है, मतलब कि अलग ही है। बचा हुआ 6 घंटे। 6 घंटे में आपको आने जाने, कहीं हुन हुन बाइक वाइक चलाने में, कहीं घूमने फिरने में 2 घंटे इसमें भी निकाल लें, बचा कितना? 4 घंटे। 4 घंटे में से आपको 1 घंटा खाना पीना में भी तो देना है। खाने पीने में 1 घंटा 2-3 बार खाओगे ना दिन का, 2 बार ही खाओगे तो 1 घंटा लगा दोगे।
बचा कितना, 3 घंटे। 3 घंटे में से आपको कुछ ना कुछ हो तो 1 घंटा तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी देना है जो आपके ही भरोसे बैठा हुआ है कि आगे चल के भरोसा होना चाहिए। फिर बचा हुआ 1 घंटा। 1 घंटा के लिए आप पढ़ाई करने बैठते भी हो तो उसी में फिर आपको पता चला कि कोई मैसेज आ गया है। हेलो, पढ़ रहे थे आप? अब उसके बीच में फिर एक दो शब्द पढ़े तो वो माइंड में ही नहीं गए। पढ़ाई के लिए 0 समय निकाल रहे हो आप दिन का। अब सब नहीं कह सकते, ऐसा कुछ ही होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। कुछ लोग हैं जो अपने समय का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। 12 में से कुछ नहीं तो वो कम से कम अपने समय के लिए 4 से 8 और 8 से 6 घंटे के बीच में तो दे ही रहे होंगे। इतने समय तो देना चाहिए और देना ही चाहिए। आप कोचिंग में आते हो 9 बजे के लिए, 9 बजे से कोचिंग है, लेकिन आपको घर से निकलना होता होगा कम से कम 8 बजे निकलना होता है। 1 घंटा ये गया, ये कन्फर्म है। देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन ये गया 1 घंटा। गया कि नहीं? किसी भी काम का नहीं होता 1 घंटा। मतलब 2 घंटे फिर आपको आने जाने के भी लग रहे हैं, कोचिंग आने में हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन अगर हम ठीक तरीके से देखें कि वो 2 घंटे जो हम आवारागर्दी में निकाल रहे हैं वो यहाँ मिक्स कर दें, वो वहाँ कम कर दें, ताकि क्योंकि हमारे काम की चीज़ है, हमें आना जरूरी है, जाना भी जरूरी है, तो वो उधर से काट सकते हैं अपन, है कि नहीं? सहेलियों को अलग रहता है कि 4 घंटे की बीच में 2 घंटे की चुगलियां भी करने, हाँ फलानी को देखे हो आज देखे हो, 5 रुपए की टिकिया क्या पिला दी, खूब इतरा रही थी वो लड़की हमसे खूब चलता है। और एक दिन अगर टिकिया पिला दी तो दूसरे दिन दूसरे को पीना भी होता है कि हमें भी, हमने नहीं पिलाई थी तुमको कल, आज हमको भी पिलाओ ये चलता रहता है लोग, यही चलेगा इनमें। तो कम से कम 4 घंटे तो इसी में निकालते हैं और किसी टॉपिक पे बहस करेंगे, अंत में यही कहेंगे चलो ठीक है मुझे क्या लेना देना, जो हुआ सो हुआ 1-2 घंटे बहस करने के बाद लड़कियां यही कहती लास्ट में, अपने को क्या करना, हाँ कोई बात नहीं ठीक है, आलू टिक्की खाते हैं टिकिया नहीं खाती हैं, आलू टिक्की खाती हैं। चलिए कॉन्सेप्ट चेंज, टिकिया नहीं बोलूंगा मैं, आलू टिक्की कहूंगा खुश चलिए मंगल पे आई है, तो मंगल पे आएंगे हम तो देखेंगे कि इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और इसका जो परिक्रमण समय है वो कितना है, तो 687 दिन लगते हैं इसको एक परिक्रमा लगाने में सूर्य की। और उसके बाद परिभ्रमण में कितना घंटा लगता है, मात्र 25। मतलब कि ये पृथ्वी के समान ही दिन रात इस पर होते हैं, लेकिन पृथ्वी के समान साल भर नहीं होता। अगर हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए, मान लो कि कोई व्यक्ति और वो मंगल ग्रह पर रहने चला गया, तो साल भर में 2 बार बर्थडे मनाएगा क्योंकि भाई ये 365 से तो दुगना समय हो ही रहा है, लगभग दुगना हो ही रहा है आपका। तो इधर जाने के बाद फिर क्या किया जाएगा, 2 बार बर्थडे मनाया जाएगा, साल में 2 बार बर्थडे मनाया जाएगा तो इधर जाने के बाद आपका 2 बार बर्थडे हो जाएगा। फिर बृहस्पति, इसको लगता है 12 साल। सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय, ये मैं आपको बता के आ चुका हूं हर ग्रह के उसमें, लेकिन दोबारा बता रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को याद तो होगा नहीं इतना सारा है, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है हर चीज का तो 12 घंटे, 12 कितना लगते हैं इसको, तो 12 साल लगते हैं। और अपने धुरी पर घूमने में से मात्र 9 घंटे, 9.5 घंटे में घूम लेता है और दिन रात इसकी हो जाती है। शनि की बात करें तो 29 साल। अब देखो जितना अपन दूर जाएंगे इससे समय बढ़ता जाएगा। समय इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि सूर्य से भी इसकी दूरी बढ़ती जाती है, और सूर्य से जब दूरी बढ़ेगी तो इसका परिक्रमण जो रहेगा, वो परिक्रमण चक्र जो होता है उसकी दूरी भी बढ़ेगी, इसलिए से ज्यादा समय लगेगा। जैसे मैं बोल दूं आपको कि बीच में रख दूं मैं एक कोई भी टेबल और उसको कहूं कि इसको घेरा लगाओ, तो आप वहीं के वहीं लगाना है, आप लगा दोगे। आपसे कहेंगे इससे 10 फुट दूर होकर घेरा लगाना है, तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा बजाय उसी के पास वाले घेरे से। और ऐसा ही हुआ है इनके बाहरी ग्रहों के लिए। नमस्कार।
ओए शोर शराबा नहीं, चलिए। तो चलिए, अगला जो ग्रह रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? आपका अरुण रहने वाला है, और ये आपका 84 साल में करता है। तो जितने भी हम क्या करेंगे, ग्रहों से दूरी बढ़ती जाएगी, हमारा परिक्रमण जो समय रहेगा वो भी बढ़ता जाएगा। वरुण जाएंगे तो 165 साल में। कितने साल में? 165 साल में उसका 1 साल होता है। मतलब कि अगर आप लोगों में से कोई वरुण पर पहुंच गया जाएगा तो उसको कम से कम 2 जन्म लग जाएंगे 1 साल का होने में। मतलब सोचिए जरा, उसकी मृत्यु निकट है और वो 1 साल का भी नहीं होगा उस समय। तो मतलब एकदम से अंतिम समय चल रहा है, भभकता हुआ जीवाश्म तारा बन गया वो, ज्वाला एकदम भूम भूम अंगली आखिरी वाली, लेकिन वो 1 साल का भी नहीं हुआ बेचारा। तो वरुण पर जाने के बाद उसका जो परिक्रमण काल हो जाएगा वो 165 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं जरा। देखो, ये रहा आपका परिक्रमण काल। ये इनके क्या होते हैं? परिक्रमण दिशाएं होती। परिक्रमण चक्र क्या हो गया? देखिए, ये रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्या कर रहे हैं? सूर्य का परिक्रमण लगा रहे हैं, और ये अपनी कक्षा में रहते लगाते हैं। ये चीज समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी क्या परिक्रमण है? भ्रमण, भ्रमण लिखा दिया गया है ना, सॉरी, इसको जरा अपन हटाएंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से, ये मेरी गलती रही है। क्या टाइप करते समय थोड़ा गलती हो जाती है। तो यहां लिखेंगे हम परिक्रमण। ठीक है, ये परिक्रमण है। परिक्रमण कर रहे हैं सब ग्रह, किसका? तो सूर्य का कर रहे हैं, और अपनी अपनी कक्षा में रहते हुए परिक्रमण करते हैं। सबका टाइमिंग बता दिया है कि कब से कब तक कौन सा ग्रह परिक्रमण करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? वरुण को। सबसे कम समय किसको लगता है? बुध को लगता है। इन ग्रहों के नाम भी याद होने चाहिए। आपको बताए थे ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटे थे। तो बताओ क्या होते, कौन कौन से भाग हैं वो? हाँ, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक को और क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है आंतरिक ग्रहों का? बताइए, आप बताइए, आप बताइए। मतलब ये है कंडीशन आप सबकी। देखो जरा, अगर एक प्रश्न कर दिया वो भी इतना इजी वाला, वो नहीं है फिर आपको याद है, फिर आप बोलते हो कि भाई टेस्ट नहीं निकल रहा, जीके नहीं बन रही। कैसे बनेगी जीके जब हम बहुत अच्छे तरीके से उसको याद नहीं करेंगे? तो कॉन्सेप्ट यदि हमारे क्लियर नहीं है बेटा, तो हमें आसपास की चीजें भी नहीं आएंगी। और यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसपास की चीजें केवल सेंस बेस पे बना दे। जीके रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। ये कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, ये कोई रटने जैसी चीज थोड़ी है। ये एक चेन सर्कल होता है जो समझने वाली होती है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, अगर ये इसमें स्थिति ऐसी बनती तो ये परिणाम निकलता है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं उसके। आप रटने पे आओगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे दोस्त। रटने पे आप तोते बन सकते हो। कौन सा तोता? वही वाला, वो जो जंगल में रहता है, उसे एक आदमी पकड़ लेता है। एक तोते की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, हमें दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक तोता था, जरा इसको कहानी को सुन लो आप लोग, क्योंकि आप लोग रटन तो विद्या चला रहे हो। एक तोता हुआ करता था, तो वो घायल था। घायल था तो उसे एक बड़े मानुष को मिला, वो लेके गया और कहाँ चला गया? तो घर चला गया। और उसने कहा इस तोते को मैं ऐसा सबक दूंगा ताकि ये आगे चलकर कभी किसी के पिंजरे में ना आ जाए, यानी कभी किसी के जाल में ना फंस पाए। तो उसने डेली उसे सिखाया कि अपने को क्या करना है। शिकारी आता है, देखो मैं बता रहा हूं, तोते को समझा रहा है कि देखो शिकारी आता है, वो जाल फैलाता है, तुम्हें दाने का लोभ दिखाता है, लेकिन तुम्हें जाल में नहीं फंसना है। डेली सिखाए वो उसको। तोता सीख गया। डेली बोले शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना है। खूब एकदम से डेली एकदम से बोलने लग गया तोता। अब उस भले मानुष को लगा कि अब ये सीख गया है, अब इसमें समझ आ चुकी कि इसे अब नहीं फंसना है, चाहे शिकारी हो चाहे कोई भी, अब ये नहीं फंसेगा। अब ये गया, तोते को आजाद कर दिया। तोता गया जंगल में आराम से घूमने फिरने लग गया, पर जिस डाली पे बैठे उधर बोलने लग जाए शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना है। उसके आसपास जो तोते बैठते थे वो भी कहने लग गए। वो भी कहने लगे, क्या कहने लगे? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, पर हमें जाल में नहीं फंसना है। एक दिन शिकारी सच में आया। शिकारी आया, उसने जाल फैलाया, उसने दाने के लोभ दिखाए, दाने डाल दिए, और वो दूर खड़ा हो गया। लेकिन ऊपर खड़े हुए तोते जो बैठे थे, तोते थे, वो बोलने लग गए शिकारी आता है, जाल फैलाता है,
दाने का लोभ दिखाता है, मैं जाल में नहीं फंस। शिकारी एकदम मायूस, चौंक गया कि अब उसे आज कोई भी तोता नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो तोते बड़े समझदार, उन्हें पहले से पता है, उन्हें पहले से पता चल गया है कि भाई शिकारी आता है। वो बोल ही रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि भाई शिकारी आ रहा है, और उसे उन्होंने देख लिया मुझे लगता है। तो शिकारी ने बड़े ही, कहते हैं कि अपने दुखी मन से वहां से खड़ा हुआ जहां छिपा हुआ था, और वो जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया तो तोते नीचे आ गए, डाल से उतर के कहां गए, नीचे आ गए। शिकारी थोड़ा रुक गया, उसने कहा कि ये नीचे काहे आ गए जब। तो फिर बोलने लग गए वो, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, मैं जाल में नहीं फंसना है। तो शिकारी को लगा कि ये कुछ नहीं है, बस नीचे चुनने आए होंगे, पर उन्हें तो पता है ही। शिकारी ने दूसरा कदम बनाया तो वो तोते थे वो जाल के पास आ गए, जाल के पास पहुंच गए। अब फिर बोलने लग गए, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, मैं जाल में नहीं फंसना है। शिकारी को लगा ये तो कंफर्म है कि ये नहीं फंसेंगे। उसने बड़े ही उससे कहा और तीसरा कदम बढ़ाया, और जो तोते थे वो दाना चुनने लग गए, तोते दाना चुनने लग गए। अब चुनने लग गए, वो चुनते चुनते बोल रहे हैं, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, हमें दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। शिकारी ने लिया और रस्सी तान दी और जाल में फंस गए। अब फंसे फंसे बोल रहे हैं, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, मैं जाल में। ये है उनकी रटंत विद्या, यानी कि उन्होंने रट लिया था, उन्होंने उस चीज को आत्मसार नहीं किया, कि उनको समझा नहीं, उन्होंने बस रट लिया कि ऐसा करना है, ऐसा बोला जाता है, बोल दिया, बस बात खत्म। इससे क्या होता है, हमें आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बस हमें क्या हो जाता है, चीजें रट जाती हैं, और रटी चीजें क्या होती हैं कि वो जैसी भी हो उस पर हम कभी नहीं चल पाते, क्योंकि रट लिया वो तो बस सीधा है ना, उसका सार मालूम नहीं है हमको। अगर आपसे पूछ दिया, आप बचपन में कोई भी कहानी सुने होंगे, कोई भी कहानी आपको आज मुंह जुबानी याद होगी जो बचपन में सुने हो, और वो रटी होगी कहानी, और रटी कहानी है, लेकिन उसका सार पूछा है, बताओ इसका सार क्या है, हमें नहीं पता, क्यों, रट ली थी अपन। तो ये होती है रटंत विद्या, या ऐसे रटना नहीं करना अपने को। बेटा जी के आप रट नहीं सकते हो, आपको वो रटंत तोता नहीं बनना है जो भी अभी बताया हुआ हूं कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, मैं जाल में नहीं फंसना है। आपको मैं डेली समझा रहा हूं, डेली बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आप सीखने पे ध्यान दो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, केवल रटने पे ध्यान दे रहे हो। आपको डेली बताया जाता कि पढ़ो, पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है, आप डेली बोलते हाँ ठीक है पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने से नौकरी लगेगी, पर पढ़ नहीं रहे हो। उन्हीं तोते जैसे तो आप हो गए। अब डेली आपको बताता हूं कि भाई पढ़ना है, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इससे आप किसी भी व्यक्ति से बहस नहीं करोगे, तर्क कर पाओगे। पढ़ाई इसलिए भी जरूरी है ताकि आप किसी भी व्यक्ति से बात करो तो तर्क कर सको, ना कि बहस। बहस वो होती है किसी चीज की धांधली चलाना, तर्क वो होता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना, कि आप ऐसा बोल रहे थे, इसका मतलब ये है क्योंकि ये चीज यहां से आई थी। और बहस वो होती है कि ना ऐसा ही है, हमारे दादा कहते थे, है? उनसे भी भूत ने बीड़ी मांगी थी, हमसे भी मांगी हुई है? सुने होगे ना, बुजुर्ग जो रहते उनका सबसे बड़ा डायलॉग होता है कि हमसे तंबाकू मांगी थी एक दिन, तंबाकू दिए थे, हम पर खाई थी उसने, हम दोनों बैठे रहे, काफी टाइम तक बातें की। कोई बोलेगा ऐसा है तो कुछ भी नहीं है। एक दिन हम जा रहे थे, सुनसान रास्ता था, जंगल थी, जंगल में जाते जाते मैं जैसे ही चलूं 2 कदम पीछे से 2 कदम की आवाज, मैं जैसे ही 2 कदम चलूं फिर से आवाज आई। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भूत था। अब भूत था तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई इतनी रात को क्यों, इतनी अंधेरे में क्यों, क्या क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं है, डर लग रहा था आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पुरानी कहानियां ऐसी होती है? अब लेकिन आज के समय कोई विश्वास करे ना, कोई नहीं करेगा। पर आप लोग बोले हमारे दादाजी बोले थे ऐसा होगा, पर दादाजी जो बोले थे वो हमेशा सच थोड़ी होता है? हो सकता है कि उन्होंने भी अपने दादाजी से सुनी हो, और उन्होंने भी अपने दादाजी से सुनी हो, और उन दादाजी ने कहानी बनाई हो, उनको कौन देखने गया था? तो ऐसा चलता है। तो हमें चीजों को तर्क के हिसाब से चलना है। हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है कि बीड़ी ला ऐसे कॉन्सेप्ट कहीं नहीं चलते। ठीक है, तो ये क्या है आपका परिक्रमण है, इनको आप समझ लिए ना। परिक्रमण किसे कहते हैं? जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में रहते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी ही धुरी पर स्वयं का चक्कर लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लियर?
तो परिक्रमण और परिभ्रमण कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो क्या पूछा था अभी हमने आपसे? मैंने पूछा था आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, यही बताए थे आप। मैंने इनका दूसरा नाम पूछा था कि ना और दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, यही पूछा था मैंने प्रश्न। बताओ पूर्वा, अपर्णा। बहुत बढ़िया, मारी छोरियां क्या जोरों से कम है? एक भी नहीं बताएंगी। बताओ क्या नाम है आपका बेटा? है मोहिनी, देख लो। बताइए मोहिनी, क्या है इसका उत्तर? हुँ? नहीं आ रहा ना? बताओ क्यों? है नाम नहीं पता? वाह गजब, लड़कियों में किसी को नहीं पता, लड़कों में कितने लोगों को पता है? ये देखो त्रिमूर्तियां केवल, ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन? वो तो इंद्र है। वो इंद्र है। ठीक है, तो बताओ आप बेटा। है वेरी गुड। पार्थिव किनको कहा जाता? बाहरी ग्रह को। इतना कोडूंगा मुर कहेंगे। ये देखो, इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ई तरफ वाले कौन कहला, इन्हें क्या कहते हैं? तो कौन से ग्रह? इसको कूटना चाहिए। इस लड़कों के लिए स्पेशल डंडा लाया हुआ हूं मैं। बताओ है? वेरी गुड। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है और जोबियन ग्रह बाह्य ग्रहों को कहा जाता है। पार्थिव ग्रह में भी 4 आते हैं और जोबियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रहों को रखा गया है। हो गया ना? तो पार्थिव ग्रह के जो ग्रह रहेंगे उनका परिक्रमण काल रहेगा, कम रहेगा, और जो वो जोबियन ग्रह रहेंगे उनका परिक्रमण काल जो रहेगा, उनका समय ज्यादा रहता है क्योंकि उनकी दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखेंगे हम क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं। क्षुद्र यानी छोटे। क्षुद्र माने क्या होते हैं? छोटे ग्रह। तो ऐसे ग्रह जो ग्रह के बाद, उपग्रहों के भी बाद छोटे ग्रहों में रखे जाते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो देखेंगे इनको क्या होते हैं। ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। ये ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं। किनके भाग होते हैं? ग्रहों के ही टूटे हुए भाग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये इन ग्रहों के बीच में फंस गए हैं। ना तो बेचारे आगे जा पा रहे, ना ही पीछे आ पा रहे। वो उधर जाते, वो कहते कि इधर आओ, तो वो कहते ऐसे कैसे, वो खींच लेता। उधर बोलते इधर आ जाओ, तो वो खींच लेता। तो कहते ना तो इधर जा पा रहे, अंदर बीच में रह गए। जब ऐसा होता कि आपको पता चले कि आपका घर में भी कुटाई होनी है और स्कूल में भी कुटाई होनी है, तो अब आपको लगता कि आगे कुआ पीछे खाई, अब कहां जाए भाई, बीच में लटक जाते ना। ऐसे ही ग्रह लटके हुए हैं कि अब पता चला कि अगर बृहस्पति के पास गए तो मरना निश्चित है, और मंगल के पास गए तो भी मरना निश्चित है। इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, हम रहेंगे अब बीच में, बिल्कुल बीचों बीच। कुआं खाई बीच में, तो पाठ तो है ही, यही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे यह ग्रह बैठे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। देखो, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एक चीज और, क्षुद्र ग्रह आपके वरुण के भी बाद की एक पट्टी होती है, वहां भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये ग्रहों के बाहर चले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें ग्रहों के बाहर पढ़ेंगे और इनको हम उल्का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उल्का कहेंगे। लेकिन ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्या कहलाते हैं इनको? एक होती कुइपर बेल्ट या कूपर बेल्ट कहा जाता है उसको। इसको कूपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है, इसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। कुइपर पट्टी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये जो बाहरी वाली है, इसको को बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी। इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह बेचारे बीच में, ना तो वो इधर जा पा रहे ना इधर। इधर जाएंगे तो मंगल बोलता है कि आजा यार भाई आजा प्लीज, ये कहता कि गया तो देख लेंगे, चल मत जाइयो। तो बोलता कि अब हम दोनों के पास नहीं जाएंगे, हम सिंगल्स बैठेंगे एकदम से। तो बेचारा बीचों बीच रह जाते हैं, तो इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूर्व की, ये पूर्व एवं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। यानी कि किसकी तरह कहते हैं? तो ये पृथ्वी की समान क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार क्या करते हैं ये भी ग्रह के, क्षुद्र ग्रह, ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। किनका लगाते हैं? क्या कर रहे हैं? परिक्रमण। किसका? सूर्य का।
किसका कर रहे हैं? तो पृथ्वी के ही समान है, किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और ना ही कहीं जा रहे हैं, बस बीच में बैठे हुए। कभी कभार लेकिन कोई ग्रह आ जाता है, क्षुद्र ग्रह खींच लेता है, कोई ना कोई उपग्रह, वो कोई ना कोई ग्रह खींच देता है इन क्षुद्र ग्रहों को। और जब खींचता तो आते हैं आपके क्या? उल्का। क्या बनते हैं? उल्का मतलब है आग का जलता हुआ गोला, उनको क्या बोलते हैं अपन? उल्का कहते हैं। जब कभी भी कोई भी क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह पे गिरता है तो वो उल्का कहलाता है। क्या कहलाता है? और अगर वो बेल्ट में रखा हुआ है तो वो क्या है? आपका क्षुद्र ग्रह। अगर वहीं के वहीं है तो क्षुद्र ग्रह, और किसी ग्रह पे गिर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? उल्का पिंड कह देंगे। ठीक है। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, तथा प्लूटो एवं इसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी जिसे हम प्लूटाइड बना दी गई है। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह हैं या प्लूटो से संबंधित प्लूटो के समान और अन्य ग्रह हैं, उन्हें कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो प्लूटाइड की श्रेणी में रखा गया कि भाई इनकी एक अलग श्रेणी कर दो। जैसे आंतरिक ग्रह, वाह्य ग्रह और प्लूटाइड ग्रह, ये तीन श्रेणियों में पढ़ेंगे आप अपनों को। आंतरिक ग्रह, वाह्य ग्रह और प्लूटाइड ग्रह। ये प्लूटाइड वह हैं जो दरअसल प्लूटो के समान और प्लूटो के जैसे ग्रहों का या छोटे ग्रहों का या क्षुद्र ग्रहों का एक समूह होता है, उसमें इनको रखा गया। क्षुद्र ग्रह जैसे कौन कौन? तो हम देखेंगे सेरेस नामक, इसे साइरस भी कहा जाता है। सेरेस लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम यदि हम बोलेंगे तो इसे हम बोलते हैं हम साइरस। क्या कहते हैं इसको? उल्टा लिख दिया, साइसर लिख दिया, साइरस इसे कहा जाता है, साइरस भी होता है। तो सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि चार वेस्टा नाम है क्षुद्र ग्रहों के। क्या नाम है? चार वेस्टा ना कहकर से फोर वेस्टा कहा जाता है, अंग्रेजों ने रखे इनके नाम, और कुछ नहीं। तो फोर वेस्टा, 52 यूरोपा और 243 इडा और 1816 2 अपोलो और 50 क्या लिखा है? ठीक है, 5011 आपका क्या हो जाएगा? आपका डेविडा। अन्य क्षुद्र ग्रह कहलाते, मतलब कि ये इनके संख्याओं के अनुसार इनको ग्रहों के, क्षुद्र ग्रहों के नाम दे देंगे। जैसे अपन ने एक आकाश गंगा को पढ़ा था, कौन सी थी? CNCM डैश, कौन सी थी? 33 आकाश गंगा। 33 नाम की आकाश गंगा, मतलब कि ये क्या दिया जाता है? इनको नाम दिए जाते हैं, इनको कोड वर्ड दे दिया जाता है, क्योंकि नाम इतने हो चुके तो कोड वर्ड से याद। जैसे मोबाइल नंबर की बात करी जाए तो सबके मोबाइल नंबर लगभग शुरुआत में सेम होंगे, लेकिन उसके बाद के अंक हमेशा बदले रहते हैं। इससे क्या रहता है कि हर एक व्यक्ति के नंबर की या सिम की पहचान होती रहती है। इसी प्रकार ग्रह, उपग्रह वगैरह बहुत कुछ हो गया, इतने हो गए कि नाम नहीं बचे, तो उनके से अंकों में उनको डिवाइड करना चालू कर दिए। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अब पूछा जाए, बताएं, सौर मंडल का सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाता है? साइरस। इसे तारा के रूप में भी जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा भी साइरस है, इसे तारा कहते हैं अपन। किस? हाँ बिल्कुल, प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास में ही रहता है, और सूर्य से सबसे करीबी तीसरा तारा कौन सा है? साइरस ही है। और दूसरा, यानी सबसे करीबी जो सूर्य के करीबी है तो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और तीसरा कौन सा हो जाता? तो साइरस हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ये हो गया साइरस, और ये हो गए आपके क्षुद्र ग्रह। ये है क्षुद्र ग्रह, ये क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। देखो ये से घूम रहे हैं, एस्टेरॉइड के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या हो गया? पहला सूर्य, अरे मतलब सूर्य के सबसे पहला जो तारा है वो कौन सा रहेगा? आपका पीसी रहेगा, और दूसरा तारा जो रहेगा ये रहेगा। मैं तीसरा बोल दिया। ठीक है, चलिए यहां देख लो जरा। तो ये आपके क्षुद्र ग्रह हो गए, और ये क्या हो गया आपका? ये भी क्षुद्र ग्रह है, लेकिन ये है सबसे चमकीला, इसलिए सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये देखो जरा, अब इसमें समझ आएगा आपको। ये रहा आपका पूरा का पूरा सौर मंडल। इसमें हर एक ग्रह का उपग्रह दिखाया गया है, साथ में क्षुद्र ग्रह भी दिखाए गए। ये देखो, ये रहा सूर्य। हाँ, इसको सूर्य ही मान के चलना है अपने को कि ये सूर्य है। सूर्य के बाद यदि हम देखें तो ये रही पृथ्वी, जिसका क्या है? एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, ये दिख रहे हैं आपको क्षुद्र ग्रह। ये रहा साइरस, बीच में दिख रहा ना, ये साइरस है। और ये सबसे चमकीला उपग्रह या सबसे चमकीला तारा या सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह,
इन तीनों के रूप में से जाना जाता है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा, जबकि है एक क्षुद्र ग्रह, सबसे चमकीला होता है। देखो ये रहा आपका फोबोस, ये रहा डीमोस, किसका है? मंगल के हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, कहां गया, बृहस्पति। ये रहा जुपिटर, ये रहा बृहस्पति। देखो इसके आसपास भी क्या घूम रहे हैं, उपग्रह घूम रहे हैं इसके। और ये रही आपकी क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट। तो इस तरह अगर हम देखो जरा अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, और जब हम सूर्य के बहुत दूर रहेंगे, और अगर हम दूर से देखेंगे ग्रहों को, तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देता है ऊपर से। ऐसी पृथ्वी घूम रही हो, पृथ्वी ये रही, इधर रहते हो यूं चक्कर लगाती है, और इधर देखो, इधर बैठे हुए हैं अपन, इधर बिल्कुल उसी जगह पर करते जाएंगे तो, क्योंकि भारत ही दिख रहा है, ये वाला हिस्सा भारत का है ना, तो इधर ही देखेंगे। सीधे आ जाएंगे तो आ जाएगा अपना निवाड़ी जिला, निवाड़ी में पृथ्वी पर यहाँ बैठे पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा मैं, कि देखोगे तो है इतना ही गिर जाए का मुझे लगा कि एकदम मेरा तो दिल एकदम धक धक हो गया भाई, यहीं गिरा रहा है एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये पृथ्वी रही है, और पृथ्वी ये क्या करती है, तो सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे अन्य ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हो। देखो ये रहा प्लूटो, बेचारा अलग कर दिया उसको अपन, जा जी ले अपनी जिंदगी जैसा भी जीनी। तो कहते हैं कि ये आपका ग्रहों से हट के कर दिया गया। तो ये सारे के सारे आपके ग्रह हो जाएंगे, ये आपके क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे। ये आपके उल्का भी कहलाते हैं, जब क्या करते हैं, किसी ग्रह पे गिरते हैं। ठीक है, इसमें एक उल्का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कोई उल्का नहीं दिख रहा है इसमें गिरता हुआ। चलो आगे दिखाएंगे। उन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। ये देखो आकाश गंगाएं दिख रही है, ये आकाश गंगाएं हैं। ये जो आपको ऐसी रिंग सर्कल में दिख रही है, आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा का चित्र है। ये रहे आपके उल्का पिंड, ये रहे आपके क्षुद्र ग्रह, जो क्या है, पृथ्वी सौर मंडल में अपने स्वतंत्र रूप में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके के पत्थरों को हम उल्का कहते हैं। ये तो उपग्रह है, जो कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा छोड़ा गया, ठीक है, अंतरिक्ष में। चलिए अब पढ़ेंगे उल्का को। क्षुद्र ग्रह समझ लिए, क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं, ले सबकी बोलती बंद, अभी बोल रहे थे हाँ। उल्का ऐसे ग्रहों के द्वारा या ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जो क्या है, पृथ्वी मंगल और बृहस्पति के बीच बेल्ट में स्वतंत्र रूप से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, या जो वो ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं, उन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्षुद्र यानी छोटे, क्षुद्र यानी छोटा। तो जो छोटे ग्रह होते हैं वही क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जब कभी ये ग्रह पे गिरते हैं तो ये उल्का कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आएगा, क्षुद्र ग्रहों को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है कभी कभी, मंगल ग्रह के, क्योंकि ज्यादा करीब है बजाय बृहस्पति के। तो मंगल क्या करता है, कभी कभी कुछ कारण वैसे खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। जैसे उस दिन बताया था कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और मैंने लिया एक रस्सी, और रस्सी लिया और क्या किया कि एक किसी व्यक्ति को ऐसा फान दिया घोड़े के समान, और यूं खींच दिया, और खींच दिया तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर सीधा खींचा और मैं खड़ा रहूंगा तो मुझ में पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यूं हो जाता हूँ। ओ तो बोर्ड में नहीं घलेगा, वो यही गिरेगा, बोर्ड में नहीं घल सकता भाई तो अगर ऐसा खींच दिया तो क्या मैं हट जाऊंगा तो कहाँ निकलेगा भाई, इसमें दीवार में पड़ जाएगा, और दीवार में घलेगा, मतलब कि दीवार का कोई रोल ही नहीं है, बेचारे को पता ही नहीं है कि कौन आ रहा। और ऐसे ही होता पृथ्वी के साथ, कि ये जो मंगल रहता, ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, ये वाला मंगल ग्रह है, ये क्या करता, देखो इसके करीब है, बहुत सारे करीब है, तो ये कभी कभी इनको खींच लेता कि आ जाओ, चले आओ। और जब खींच लेता है तो ये अपना क्या करता, परिक्रमण काल इसमें आगे, क्योंकि परिक्रमण तो कर ही रहा, तो ये क्या करता, खींचकर सीधा आगे हो जाता। और एक बार गतिमान हो जाए कोई ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ब्रह्मांड में, या हम बात करें कि सौर मंडल में, कहीं पर भी अंतरिक्ष में, तो उस पर जब तक नहीं रुकता जब तक कोई बाहर बल ना लगा जाए। तो एक बार गतिमान हो गया तो ये चला आएगा, चला आएगा, चला आएगा, चला आएगा। अब पृथ्वी भी बेचारी पहले यहां थी, लेकिन उसे भी तो क्या करना, अपना परिक्रमण, ये चली आ रही थी पृथ्वी, वो पहुंची यहां, और ये जैसे ही यहां पहुंची, और यहां से आने वाला जो उल्का था या क्षुद्र ग्रह था, इसी के ऊपर गिर गया, ऐसी के ऊपर आया। लेकिन जब इसके ऊपर आता है तो ये पूर्ण रूप से पृथ्वी पर नहीं गिर पाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पाया जाता है वायुमंडल। क्या पाया जाता है, और वायुमंडल होने के ही कारण पृथ्वी पर उल्का पिंड कभी नहीं गिर पाते। लेकिन आसमान में टूटता हुआ तारा नजर आता है, ऐसा लगता है कि तारा टूट रहा हो। रात्रि के समय कैसा लगता है कि तारा टूट रहा हो, लेकिन कुछ समय तो दिखाई देता है एकदम से यूं भभकता हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, अपन कहते कि टूट गया तारा, और तुरंत
हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, वो वाली जो विष है वो पूरी हो जाए, जो रात में डेली मांगता हूं मैं। तो वो दरअसल टूटता हुआ तारा कुछ नहीं होता, वो क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं, जो मंगल द्वारा खींच ले जाते हैं, पर पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती, तो जलते हुए दिखाई देते हैं। वो तारा वारा कुछ नहीं होता, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि खींच लेता है। मंगल पर किस पे आते हैं? पृथ्वी पर गिरते हैं। वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा या तारे जमीन पर कहते हैं। अपन ऐसा लगता है तारे जमीन पर लौटते आ रहे हैं, आ जाओ चले आओ, देखते हैं कि बढ़िया रहा। अच्छा, तारे जमीन से याद आया, आप लोग कभी भी जो मड़िया वगैरह से, इधर बरौरा वगैरह से रहे होंगे, रात्रि के समय अगर आप लोग मड़िया का जो इधर खेत वगैरह है ना, कब जब गेहूं वगैरह बोए जाता है, उस समय रात्रि में निकलना, आपको लगेगा सच में तारे जमीन पर है। हर एक खेत में बल्ब लगा के रखा जाता है, हर एक खेत में बल्ब लगा हुआ है, और बल्ब लगा रहता है तो उसमें यह रहता है कि जब आप देखेंगे तो चमकीले दिखाई देते हैं या चमकदार दिखाई देते हैं, और चमकदार दिखाई दे, ऐसा लगता है कि नीचे तारे आ चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि तारे नीचे जल रहे हैं, सब एक एक अपने अपने खेत पे लगा के रखते हैं। बढ़िया दिखता है वो सीन, लगता है कि हाँ ये है तारे जमीन पर, ऐसा सीन दिखाई देता है। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हो गया? चलिए आगे आइए, आगे देख लीजिए, बैठ जाओ बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाएंगे वो, आप चल जाइए। ठीक, आ जाओ जरा आगे देखें फिर। तो तारे जमीन पर कहा जाता है, जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो वही क्षुद्र ग्रह जो पहले सौर मंडल में थे, और जब कभी भी वो किसी ग्रह पर गिरते हैं तो उन्हें फिर क्या कहा जाता है? उन्हें फिर हम बोलते हैं कि ये उल्का पिंड है। क्योंकि भाई वो जब आते हैं सौर मंडल में तो जलने लग जाते हैं, और जलते हुए गोले को हम उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? दरअसल ये बना किससे आप लोग पता है? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा बुंदेलखंडी में, हुल्की। हुल्की सुना है क्या? लड़कियों को खूब मिलता है ताने के, पे हुल्की पै जाए, ये शब्द सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? तो हुल्की जो है ना, दरअसल वो उल्का से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कहा जाता है कि इनके ऊपर उल्का ही गिर जाए तब जाके इनको ठीक लगेगा, मतलब तब जाके सुधरेंगे। तो वो हुल्की जो शब्द है ना, वो हमारे बुंदेलखंड में परिवर्तित है। जैसे कि हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत, एक और शब्द होता है आफत। आफत सुना है कि नहीं? आफत नाम सुना है? आफत का मतलब होता है आपात, जिसे हम आपात बोलते हैं, इमरजेंसी, उसी को अपन बोलते हैं आफत। कि कैसी आफत आन पड़ी है, आफत मतलब कैसा आपात आन पड़ा चुका है, कैसी इमरजेंसी आन पड़ी, ये शब्द होते हैं। तो कई सारे शब्द जो हमारे बुंदेलखंडी में परिवर्तित है, तो हुल्की शब्द जो है ना, वो उल्का का परिवर्तित रूप है, तो उन्हीं को कहा जाए कि उस पर हुल्की पड़ जाए, है कोई काम का नहीं है इंसान। तो ऐसा होता है आपका। तो उल्का पिंड यानी कि किन्हें कहा जाता है? तो वो क्षुद्र ग्रह, बात नहीं करें तुम्हारे ऊपर हुल्की फाड़ दूंगा। मूर्ख कहीं का, संविधान में लिखा हुआ है। आपातकाल ये अपन मान सकते, 52, 56, 58, ठीक है, तीन है, एक नहीं है। उसमें आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, आप जाएंगे जब तो उसमें आपको देखो। खैर उधर छोड़ो, इधर आओ। ये आफत अपनी अलग है। ये आफत वो होती है जब किसी भी व्यक्ति पर आए तो उस समय वो क्या काम करे, वो होती है उसकी आफत। है बहुत समय देखा होगा आप लोगों ने, जब बात नहीं करो, लड़कियों के ऊपर खूब ताने मिलते हैं वाले, अभी बता रहा हूँ क्यों मिलते हैं। वो ऐसी कारण मिलते हैं कि चपर चपर करते रहते हो तुम सब, आपस में बातें करते रहते हो, इसलिए मिलते हैं। चकर 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 है, चिंग चोंग चिंग चुंग चिंग, जो भी बातें लगे रहे हो, समझ आ नहीं रहा। तो घर में ऐसे बैठ जाती होंगी, तो मम्मी पापा जब देखेंगे तो कुछ काम नहीं करो, मैं कहते तो हुल्की ही पड़ जाए। तब जाके समझ आए इसको, क्यों जला दो। लाइट तो आ नहीं रही है पर, नहीं है ना वो उसका, क्योंकि ठीक नहीं चल रहा वो, तेज तेज चलता वरना वो। अरे इतनी का किसको गर्मी लग रही है बताओ जरा, क्यों?
क्या होता है, या तो व्यक्ति दो जगह मन, कभी भी हो मन एक जगह ही लगता है, और एक जगह कहीं मन लग गया तो उसका फिर दूसरी जगह नहीं लगेगा। तो कहीं पर मन लगाने के लिए कहीं से निकालना पड़ेगा। इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन लगता है तो उसे गर्मी नजर ही नहीं आती। ये हमेशा होता है कि अगर हमारा किसी भी जगह पर मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह पर ध्यान ही नहीं जाता। आप कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, कोई किसी प्रकार का काम हो, अगर वो काम में बहुत मन से हो तो आसपास क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं जाता आपका। ये आपने आजमाया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि उस पर मन नहीं लग रहा तो आसपास की चीजें ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये फलाना, ये नैन्सी मेरे से बोल रही है, पढ़ने नहीं दे रही है? पता चला ये लड़की हमसे ऐसा कर रही है, ये चलने लग जाता। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा, गर्मी पे ध्यान है तुम्हारा। विद्या हमेशा कष्टों में प्राप्त होती है, थोड़े बहुत कष्ट लेते रहने चाहिए, होने चाहिए जीवन में, तब जाके विद्या प्राप्त होगी। होगी कि नहीं बताओ? सुख सुविधाएं मिल जाएंगी तो शरीर बहुत, एक चीज हमारा शरीर इतना आलसी है, इतना आलसी कि अगर उसे काम को ना कहा जाए तो वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल सच है। आप पड़े रहोगे यूं किसी भी बिस्तर पर भैंसे के समान, कोई काम नहीं है अपने का। अगर आपको, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी होता कि वो खाना खिलाने वाला भी होता तो आप खाना भी नहीं खाते, समझिए। शरीर को इतनी इसकी भी आदत हो जाती। शरीर को इतना तपाओ, इतना तपाओ कि ये किसी भी जल जाए, भुन के कोयला हो जाए। जल जाएगा तो नुकसान है। तपाने से मेरा मतलब है कि आप उस लेवल पर शरीर पर परिश्रम करके जाओ कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में, अगर किसी परिस्थिति में फंस गए तो उसमें निकल सको। किसी भी फोर्स में जाने के बाद उसे पहले ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ट्रेनिंग देने का केवल एक ही मतलब होता है कि अगर आप किसी परिस्थिति में फंसते हो तो उन परिस्थितियों से आप निकल सको। आपको भूख प्यास, सर्दी, गर्मी, बरसात और तमाम प्रकार की सिचुएशन से निकाला जाता है, ताकि आप अगर कभी भी आप ऐसी स्थिति में रहो तो आप उससे निकल सको, आपको वो उपाय आए, सहन शक्ति आपके अंदर हो वो चीज की, है कि नहीं? तो दोबारा नहीं बोल रहा, गर्मी लग रही है। पंखे बंद कर, इतनी भी नहीं करनी है। हमारे पास जो सुविधाएं हैं उन्हीं के अनुसार आपको चल के काम करना है, अतिरिक्त चीजों के बारे में नहीं सोचना है। ये भी अपने को याद रखना। चलिए यहाँ जाओ। उल्का जानते हो तो किरे कहा जाता है? समझ लिए? तो उल्की को उल्का कहा जाता है, यही बोले। ठीक है। तो उल्का पिंड कहलाता है जब भी कोई ग्रह पर वो गिरता है, लेकिन उससे पहले क्या कहलाता है? क्षुद्र ग्रह। यदि वो बेल्ट में अपने हैं तो क्या है, और अगर किसी ग्रह पर गिर रहा तो उल्का कहलाता है। देखें जरा, कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं, उन्हें अल्कालान कहा जाता है। जब कभी भी आपको वो जलता हुआ तारा दिखाई देता है, टूटता हुआ तारा, वो अल्कायन होता है। अल्कालान लिख गया यहाँ पर, अल्कायन है, अल्कायन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कायन बोलते हैं। अल्कायन दरअसल क्षुद्र ग्रह का अंतिम रूप होता है, जब उसे एकदम से नष्ट होना आता है। जब वो सौर मंडल में आता है, घर्षण होती है, जलता है, और जलते हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं? अल्कायन कहते हैं। तो बताइए जरा, सौर मंडल में यदि कोई क्षुद्र ग्रह स्थित है तो वो तो क्षुद्र ग्रह ही है, यानी क्षुद्र ग्रह ग्रह कहेंगे जो सौरमंडल में स्थित क्या है? तो टुकड़े हैं। उसके बाद जब कभी ग्रह पर गिरने वाले होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उल्का। लेकिन वो जब जलते दिखाई देते हैं तो क्या होते हैं? वो अल्काइन, नॉट टूटता हुआ तारा। कभी नहीं बोलना इनको। जैसे अगर आपको देखे कि वहां पर कोई जल रहा है तो कहना है कौन गिर रहा है? अल्काइन या उल्का गिर रहा है। क्या गिर रहा है? उल्का। आपके आस पड़ोस के जो भी भाई बहन उनको भी बताना कि उल्का होता है भाई। कभी भी मांगने मत लग जाना कि भैया प्लीज एक बार इससे बिस दिलवा दो। ऐसा मत करने लग जाना। मतलब एक चीज है, लेकिन जब हम बचपन रहता तो बड़ा ही अच्छा रहता मेरे हिसाब से। मैं मानता हूं सबके लिए बचपन सबका अच्छा होता। अब किसी का ना हो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग बचपन सबका अच्छा होता है। इसका अच्छा नहीं है बचपन? चलिए कोई बात नहीं। बचपन में आपको कई सारी चीजों में मैजिक नजर आता है, कई सारी चीजों में मैजिक नजर आता है। आपसे बोल दिया जाएगी कि परी होती है, हाँ परी होती है, आप परी की कल्पना करने लग जाओगे। आपसे कहा जाएगा कि भाई किसी प्रकार के जो रहते हैं ये चमत्कार होते हैं, मैजिक, हाँ बिल्कुल होते हैं। आपने बोल दिया कि फलानी फलानी परी आएगी, आपके दांत टूट जाएंगे, वो लेके चली जाएगी, बिल्कुल लेके चली जाएगी, है कि? मतलब कि वो जो उम्र होती है वो काल्पनिक यानी कल्पनाओं में विश्वास करने की ज्यादा उम्र होती है।
जैसे ही आप थोड़े बड़े हो जाएंगे उन चीजों में सब झूठ है यार। फिर आप थोड़े और उम्र में आएंगे, किशोर अवस्था में आएंगे। तुम लोगों में से तो नहीं है कोई किशोर अवस्था में? अभी 12 से 18 साल के बीच की अवस्था को, 19 साल के बीच की अवस्था को किशोर अवस्था कहा। तो 18 साल से नीचे का तो नहीं है कोई? ले, एक आदमी तो मिल गया। और कौन है बताओ? मतलब कि ये सब किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था को विद्रोही अवस्था कहा जाता है। विद्रोही, कि विद्रोही है। इसमें यह सबके लिए अपने नजरिए से सबको देखकर उन्हें गलत साबित कर सकते हैं। इनको लगता है कि युवा यानी मैं जो हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं, देश में बदलाव आने चाहिए, इतना करप्शन की हो, छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे उसने देख लिया कि कभी किसी को मार रहा है, कोई गरीबों को ऐसे कैसे मार सकता है, मैं होता तो मैं ये कर देता वो कर देता। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि वैसा कुछ नहीं। फिर एक उम्र जैसी आती है युवावस्था की। युवावस्था में जैसे पहुंचते तो चीजों को समझते कि ना, उधर मारने अगर हम पहुंचते तो मुझ में ही पड़ जाता, नहीं जाना चाहिए था, वो सही नहीं गए थे उस दिन हम, है कि नहीं? तो ऐसी अवस्था हो जाती है। विद्रोही अवस्था का, घर वालों से विद्रोह करते हैं अपन। किशोर अवस्था, घर वालों की बातों को इग्नोर करते हैं। तुम थोड़ी जानता, हम भैया थोड़ी जानेंगे, पापा थोड़ी जानेंगे चीज है। अगर पापा समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं रहा, आप थोड़ी जानते हो, हमारे समझ यूं रहती उनकी कॉलरिंग, देख लेंगे जो भी रहेगा। मतलब एक अलग लेवल होता है किशोर अवस्था। आप देखोगे भी 11-12 के बच्चे जो रहेंगे, 10, 9, 10, 11, 12, इन बच्चों को देखना कभी, उनका बॉडी लैंग्वेज देखना, खतरनाक होता है, एकदम खतरनाक। उनसे कहो कि भैया ऐसी बात ऐसी बात, देख लेंगे हो जाएगा। अगर उनसे कहो कि यार फलाना व्यक्ति यार वो बहुत गुस्सा हो रहा है, कौन, चल देखते हैं, हथियार निकाल चल देंगे एकदम से। मतलब ये विद्रोही अवस्था होती है। मतलब उसमें ये नहीं दिखता कि भाई समूह बनाने की बहुत वो होती है, उसमें वैल्यू होती है। लोग जो बच्चे रहेंगे दोस्त बनाएंगे बहुत भयंकर वाले, जितना बड़ा समूह उतना ज्यादा उसका वर्चस्व होता है। लीडर बनने की बहुत इच्छा होती है उसमें, लीड करने की, अब मेरे अनुसार होगा काम, कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा, तुम्हें क्या लेना, मैं सब देख लूंगा। कौन क्या कर रहा था बताओ, क्लास में पता चला भाई भैया वो मार रहे थे, कौन मार रहा था, चलो मैं देखता हूँ। इस तरीके से करने लग जाते हैं। फिर जैसी आती युवावस्था, फिर भैया के सर जो होता है नीचे हो जाता, कोई बात नहीं यार, ठीक है ठीक है, इस अवस्था में पहुंचते हैं। फिर आती है उसके बाद जो आती है, जो नेक्स्ट अवस्था में पहुंचते हैं, जो जिसे कहा जाता है यौवन अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है, युवा अवस्था के बाद की जो होती है, उसे वयस्क बोला जाता है। यानी कि वयस्क अवस्था में पहुंच जाते, मतलब कि आप प्रौढ़ अवस्था की पहली वाली अवस्था होती है, प्रौढ़ में पहुंचते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, आप चीजों को समझने लगते हैं। फिर आपके आसपास क्या हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता। पता चला कि दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप यूं निकलेंगे यार, बच्चे, ये माइंड में बैठ जाता है, बच्चे क्या कर सकते हैं। क्यों? उस चीज से आप जब गुजरते, फिर उनको देखते, फिर लगता कि हम भी तो ऐसे थे, हम भी तो कॉलर उठा के यूं चलते थे, हम भी तो लीड करते थे। फिर उस समय लगता कि कुछ नहीं है, इनको समझाएंगे तो ये मानेंगे भी नहीं, ये समझ रहे थे। जैसे 11-12 के बच्चे होते हैं, अभी आते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम से धुआंधार तरीके से आते हैं, यूं आएंगे यूं जाएंगे। उनको मैं समझाता हूँ डेली कि प्लीज आप ये जो कर रहे हो ना, ये मैं कम से कम 10 साल पहले करके छोड़ चुका हूँ, तो आप लोग थोड़ा सब्र करें और शांति से बैठे। तो वो मेरे से ज्ञान देने, भैया आप क्या जानो। फिर हम ठीक है, नहीं जाने तो नहीं जाने, पर मेरी बात तो मानो, मैं जो कह रहा हूँ कि मत करो ऐसे काम तो मत करो। कई सारे ऐसे बच्चे आते इधर, स्कूटी वगैरह लगाते हैं अपने कोचिंग के सामने, तो पता चला उसी पे लड़ लिए। अब उनसे बोलो कि साइड से लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है, बहुत सारी, साइड से लगा ना, मेरी यही लगेगी, ये क्या बात हुई उस चीज पे लड़ लेते हैं कभी कभी। समझाओ तो उल्टा ज्ञान देते हैं कि भैया मेरी तो रखी आ रही है शुरुआत से, मैं तो शुरुआत से रख रहा हूं यहाँ पर, आज इसने रख दी है, तो भाई ठीक है तुम साइड में रख लो। फिर ना मानते, बहुत सारे ऐसे अतरंगी लोग आते रहते हैं कि नहीं। तो ऐसा ही है। फिर अपना एक डायलॉग मारता हूं मैं, फिर चुप हो जाते हैं, 2-4 डायलॉग दे रहे होते हैं उनको, है ना। चलिए आगे देखेंगे अपन। तो कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं, जैसे क्या कहा जाता है, अल्काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्काइन कहा जाता है, नॉट उल्काइन या उल्कालाइन, ये नहीं होता, अल्काइन होता है। इसका क्या मतलब होता है? अल्काइन होता है, ठीक है। ये देखिए जरा, ये रहा एस्ट्रॉइड, इसी को हम बोलते हैं उल्का। उल्का मतलब जलता हुआ। इतना भाग कैसा दिख रहा है आपको? देखो हर एक भाग को आप देखेंगे, आगे के भाग को कैसा देखेगा, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेस कर चुका है।
प्रवेश करने के बाद ये जलते हुए नजर आ जाते हैं। देखो इस तरीके से जलते हुए। अब चूंकि सब नहीं कर चुके हैं, अच्छा सुनो, क्या पृथ्वी पर कभी कभार ही उल्का गिरते हैं कि डेली गिरते हैं? बताओ। अरे उल्का तो डेली आ रहे हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। उल्का ये मान के चलिए डेली गिरते हैं पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी को और खिंचाते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। क्यों? रात में तो हर वक्त आपको तारे टूटते हुए नजर आते हैं, हर एक रात में टूटते ही हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि भाई तारे टूटे तो वो तारे थोड़ी आपको पता चल गया अब तो क्या है वो? तो उल्का हर दिन गिर रहे हैं, हर रात गिर रहे हैं, दिन में भी गिरते हैं, रात में भी गिरते हैं, लेकिन वो हमें दिन में नजर नहीं आते क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है। रात में इसलिए आते हैं क्योंकि भाई सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है हमें दिख जाती है, और जब वो पृथ्वी प्रवेश करते हैं वो जलते हुए नजर आते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है, दिख रही है नहीं? चलिए, पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से कई गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अब मान लो कोई उल्का है, अब वो पृथ्वी का वायुमंडल चीरते हुए चला आया, इससे छोटा मोटा होगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा है तो कहां तक राख होगा, है कि नहीं? जैसे मान लो बर्फ का कोई टुकड़ा है 10 किलो का और बर्फ का टुकड़ा 1 किलो का। अब आप दोनों को यदि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर लेके जाओ, अब दोनों को 10 किलोमीटर लेके जाओगे तो दोनों में से कौन पिघल जाएगा जल्दी? लेकिन फिर भी जो 10 किलो वाला होगा उसमें से कुछ तो बचा रहेगा, अब कुछ भाग रहेगा तो आप प्रयोग कर लोगे। ऐसे होता उल्का के साथ। उल्का क्या होता है, जब ऊपर से आते तो यदि बहुत बड़ा वाला उल्का है तो वो जितना अंदर आएगा, तो अगर वो बहुत बड़ा वाला है तो उसको कितना जला सकता है? हमारा जो वायुमंडल है एक हद तक जला सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ भाग तो उसका बचेगा लास्ट में, और वही बचा हुआ भाग जो रहता है कभी कभी पृथ्वी पे गिर जाते हैं, और गिरते तो उनसे बनते हैं क्रेटर। क्या बनते हैं? और इन्हीं को हम आगे चल के क्रेटर झील के रूप में जानते हैं। और क्रेटर झील भारत में बहुत सारी हैं, जिनमें कहते हैं कि जो बुलर झील है, बुल्ढाना झील है, और एक झील और शेषनाग झील है, और डल झील है। ये सारी की सारी क्रेटर झील का उदाहरण होती है। उल्काओं के गिरने के बाद जो गड्ढे हुए उनमें पानी भर गया, वो क्रेटर झील के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, उदाहरण के लिए लोनार झील दक्षिण अफ्रीका का, नेटाल यूएसए का, एरिजोना जो कि सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा क्रेटर झील है, एरिजोना जिसे कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? मूर्खो, ये कहा का यूएसए का है, भारत का थोड़ी है, इसका नाम लेने लग गए। जो एरिजोना है यूएसए का, मैं भारत का बोल रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? कौन सी है? तो बुलर झील। कौन सी है? बुलर झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है और ये सबसे बड़ी क्रेटर झील होती है। इस पर उल्का पिंड गिरा था, वो हो गई थी। लेकिन भारत में सबसे बड़ा जो, सॉरी भारत बोल दिया, विश्व का सबसे बड़ा जो गड्ढा है वो भी एक क्रेटर गड्ढा है, झील नहीं है, चूंकि गड्ढा बन गया क्योंकि वो समुद्र में गिरा था। तो वो कौन सा है? तो उसका नाम है समुद्र में। किसको पता है? भारत का सबसे, विश्व का सबसे निचला भाग कौन सा? मेरिना ट्रंच या मेरिना गर्त कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर में, और उसी के धंस जाने के कारण वो प्रशांत महासागर बना था, जो कि विश्व का सबसे गहरा भाग माना जाता है। वो कौन सा पता है आपको? कौन सा वाला वो उल्का पिंड था जो गिरा था, जिससे वो गड्ढा हुआ था? वो डायनासोर के समय का था, जब पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे। और डायनासोर जब थे तो वो जो उल्का पिंड आया वो गिरा तो कहते हैं कि वो इतना अंदर तक धंस गया कि इसके आंतरिक भाग को चीर दिया और मैग्मा पूरी पृथ्वी पर फैल गया था। और जहां जहां डायनासोर थे सारे के सारे एकदम से ऊपर से, उनके ऊपर से मलबा, मैग्मा जो है वो बिछ गया और एकदम से वो नीचे चपट गए। अच्छा, पेट्रोल, और आप अभी पेट्रोल प्रयोग करते हो, कोयला प्रयोग करते हो, ये दो जो खनिज हैं ये प्रयोग करते हो। तो पेट्रोल बना है आपका जीवों से, जीवाश्म से। जब वो जीव दब गए, बहुत दिनों तक दबे रहे, अरबों साल से दबे हुए थे, तब जाके आज क्या बन गया आपका? वो पेट्रोल बन गया। और कोयला बना हुआ है जहां पर पहले वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, अब वो क्या हो गए? दब गए। कब? जब वो उल्का पिंड गिरा और उससे पूरा मैग्मा दब गया, अब चपट में आ गया। तो उसके बाद जो आज निकाला जा रहा है वो क्या निकाला जा रहा है? कोयला। तो एक चीज समझिए, जहां पहले पेड़ पौधे रहे होंगे वहां आज पेड़ पौधे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके नीचे वाले भाग में पूर्ण रूप से कोयला भरा पड़ा है। और जहां आज पेट्रोल निकल रहा है वहां पहले जीव रहते होंगे, जहां आज कोयला निकल रहा है वहां पहले पेड़ पौधे रहे होंगे। जैसे आपके मध्य प्रदेश के सिंगरौली वाले भाग, आपके झारखंड के धनबाद वाले एरिया में यहाँ पर कोयला निकलता है, तो यहाँ पर बहुत पहले बन रहे होंगे, बहुत भयंकर वाले पेड़ पौधे रहे होंगे। अब वो चपटे रहे, दबे रहे, आज वो कोयले के रूप में निकाले जाते हैं। देखिए ये रहा आपका
इरिडिया नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हुई और वहां प्रशांत महासागर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। नाम क्या था इसका, इरिडिया। क्या हो गया, इरिडिया नामक का उल्का पिंड था और ये गिरा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जैसे ही गिरा तो दूसरी तरफ से पृथ्वी खुल गई। जैसे आप लोग एक्लेयर्स खाए होंगे, चॉकलेट आती एक्लेयर्स करके आए ना, उसके साथ तोड़ दो तो अंदर से उसमें अर्ध तरल भरा रहता है, पेस्ट भरा रहता है, भरा रहता है कि नहीं। अब उसको इधर से दबा दो तो उधर से निकल जाएगा वो। अब ऐसे ही पृथ्वी, पृथ्वी भी बीच में जो भरा पड़ा ना उसके वो मैग्मा भरा पड़ा है, पानी जैसा है। बीच मध्य वाले भाग में द्रव है, बीच वाले भाग में क्या है तो पेस्ट है, और सबसे ऊपर वाले भाग में क्या है, ठोस है, जो जहां पर हम रहते हैं भूपर पट्टी कहलाती है। अब उसका साथ तोड़ दो, अब तोड़ देंगे तो बीच में भरा पड़ा है मैग्मा, और वो पूरा का पूरा पृथ्वी पर फैल जाएगा। और मैग्मा कैसा है, गर्म, एकदम जलता हुआ लावा भरा पड़ा है, और वो जब फैलेगा तो जो भी रहेगा वो जिंदा रहेगा क्या, एकदम से। आप लोगों के ऊपर कभी देखे हो आप लोग, अगर मान लो कि आप किसी आग के पास आग को ताप रहे हो, है हाथ सेक रहे हो, अब सेकते समय पता चला कोई चिंगारी आई या कोई आग का टुकड़ा है वो आपके हाथ पे गिर जाए, हाथ पे गिर जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है कितना जलन होती है उसमें। अब वो पूरा का पूरा जो मैग्मा है किसी भी जानवर के ऊपर, या उस समय के जो डायनासोर रहे होंगे, एकदम आता होगा जब भुनते हुए चले जाते होंगे। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं लगा कि जब सारा का सारा डायनासोर हर चीज खत्म हो गया था तो जीव आए कैसे फिर बाद में, तो बचे थे केवल और केवल सूक्ष्म जीव, धरती के अंदर चले गए जो एकदम से जो रह सकते थे हीट, जैसे कि मेढक, मेढक आपका मेढक वगैरह जो होते हैं ना, मेढक क्या रहता है आपका कि अन्य जो ऋतुएं रहती हैं उनमें कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर, लेकिन जैसी बरसात आती तो वो ऊपर आ जाता है, दोनों समय पर रहता है। ऐसे ही आपके सूक्ष्म जीव जो छिप गए और आज जाके क्या है वो आप जीवित हैं। कहते कि कई दिनों तक तो धूल के बादल लगे रहते पृथ्वी पर, पूर्ण रूप से इतने अंदर तक छिप गए होंगे कि लगभग ये मान के चलिए कि अब अच्छा एक चीज उस समय पूरी पृथ्वी पर नहीं फैला था, आप सोचो कि मतलब पूरी पृथ्वी पर फैल गया था, पूरी पृथ्वी पर नहीं फैला था, बहुत सारी जगहें छूटी हुई थी जिनमें ये जीव बचे रहे थे, और अंदर जाने के बाद जीव कई सारे थे जो बाहर निकले, और कई सारे जीव तो वहीं के वहीं दबे रह गए। सूक्ष्म जीव ही बचे थे जो उस समय के सबसे छोटे छोटे जीव थे, और उन्हीं से फिर क्या होती है आगे चल के जीवों की, अगले जीवों की उत्पत्ति होती है, ब्रिड बनती है उसमें। क्या बोलना चाह रहा है? पाताल लोक, पाताल लोक से तात्पर्य है समुद्र के तल से, समुद्र के तल को ही हम क्या बोलते हैं, पाताल बोलते हैं, वरना पाताल जैसी कोई चीज नहीं है दोस्त, ये चीज समझ। आप सब जानते हैं, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो पाताल जैसी कोई चीज नहीं है। पाताल जो हमारे पौराणिक पुराणों में या धार्मिक ग्रंथों में जो मान्यता है कि धरती के नीचे एक और लोक है जिसे पाताल लोक कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि समुद्र के तल को ही हम क्या बोलते हैं, पाताल। पाताल का मतलब है सबसे नीचे वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा, यानी कि पा मतलब होता है नीचे, तल मतलब स्थान, तो नीचे का जो तल होता है उसे हम पाताल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पाताल कहा जाता है। तो समुद्र के नीचे वाले हिस्से को ही हम पाताल, तल को बोलते हैं। बाकी पाताल जैसा ऐसा नहीं कि कोई अलग से लोक है, वहां लोग जैसे बचपन में सोचते थे कि अगर गड्ढा करते जाएंगे तो नीचे के लोग आ जाएंगे गड्ढा करते जाएंगे नीचे के लोग आ जाएंगे, दिख जाएंगे अपने को, ऐसा सोचा होगा कि नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं। पृथ्वी के अगर आप नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, वो एक समय आएगा कि मैग्मा निकल आएगा, झुलस जाओगे उधर ही जाके, है गर्मी भरी पड़ी है उधर। चलिए उल्कापिंड के बारे में और हम जानेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। इनसे प्रभाव की बात करें तो जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है, जिस कारण इन्हें हम रेड रेन के रूप में जानते हैं। यानी कि जब यह वायुमंडल में आते हैं और जल जाते हैं, जल के राख होते हैं, तो इसे लाल वर्षा के रूप में जाना जाता है। क्या हो रही है, लाल वर्षा करते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी कि इनके बार बार पृथ्वी पर आने से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बढ़ती जा रही है, यानी गर्माहट हो रही है और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है। इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सत्य है कि मान लीजिए जब जब पृथ्वी पर और अन्य जगह से ग्रह या धातु के टुकड़े आते रहेंगे, द्रव्य के टुकड़े या उल्का पिंड आते रहेंगे, तो इसका द्रव्यमान बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें आती रहेंगी तो और भी ज्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा। और जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो इसकी जो घूमने की गति होगी ये कम हो जाएगी। ये घूमने की गति क्या होगी,
कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर 100 किलो का वजन रखा हुआ है, आप एक चक्कर आराम से लगा लेते हो। अब आपके ऊपर 500 किलो का वजन रख दें तो आप चक्कर लगा पाओगे क्या? लगाओगे, लेकिन बहुत ही धीमे धीमे, यानी कि वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उतना फोर्स नहीं लग पाएगा। और ऐसे ही हो रहा पृथ्वी के ऊपर कि पृथ्वी अपना जो क्या कर रही है कि अपने खुद के अक्ष पर उसे घूर्णन करना है, यानी परिभ्रमण करना है। वो परिभ्रमण जो समय है उसका बदलता जा रहा है। पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया। पहले 19 घंटे में पूरा कर लेती थी पृथ्वी, 19 घंटे की दिन रात होती थी शुरुआत में, आज 24 घंटे हो गए। क्यों? उल्का पिंड के गिरने से और इस पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाने से इसका जो घूर्णन काल है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए जरा, इसके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें 900 मिलियन पूर्व वर्ष, यानी पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती है। 19 से 18 घंटे में यह पूरा एक चक्कर लगा लेती थी। यानी दिन रात कितने घंटे का होता था? 18 घंटे का होता था। लेकिन अर्थात दिन की अवधि कितनी होती थी? 18 घंटे। लेकिन आज यदि हम बात करें कि 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 20 डिग्री भी झुकी हुई थी, यानी कि कितने वर्ष पहले? 41,000 वर्ष पहले पृथ्वी का जो झुकाव था कितना था, और आज कितना हो गया है? क्योंकि वजन ज्यादा आ गया तो उतना ही ज्यादा ये झुकती जाएगी, इस कारण से झुकती जा रही। जो वर्तमान में कितनी झुकी है, लेकिन अब 24, यानी 23.5 डिग्री है, 24 पे लिखा दिया है, 23.5 डिग्री हो चुकी है। लेकिन कभी कभी ऐसा जो अगला आएगा उसमें लगभग 24 निकल आएगा, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी और भी झुकती जा रही है। जिसे हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री की गणना करते हैं, यानी कि 24 है लेकिन हम 23.5 डिग्री पर इस पर लेते हैं। तो पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। आज इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 24 घंटे का है। अब आएंगे धूमकेतु पर कि धूमकेतु क्या कहलाते हैं। आपने परिभ्रमण में परिभ्रमण पढ़ा, परिक्रमण पढ़ा, आपने क्षुद्र ग्रह पढ़े और उल्का पिंड पढ़ लिए। ये 4 टॉपिक आप आज देख चुके हो। परिक्रमण किसे कहते हैं? तो जब कभी भी कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है वो परिक्रमण होता है। परिभ्रमण किसे कहते हैं? जब कोई भी ग्रह अपनी धुरी पर रहते हुए क्या करता है? स्वयं का चक्कर लगाता है। उल्का किसे वो क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले ग्रहों के टुकड़ों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का किसे कहा जाता है? उल्का जब कोई भी क्षुद्र ग्रह किसी भी ग्रह पर गिरता है और गिरते समय जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि वो जलता दिखाई देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उल्का। और जब यह किसी भी ग्रह के, या हम बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जलता दिखाई देता है, तो उसे कहा जाता है अल्काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्काइन कहा जाता है। इतना समझ लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अब उल्काओं का प्रभाव क्या होता है? यदि उल्का पृथ्वी पर गिरेंगे तो इससे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो पहला यही मिलता है कि इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। तीसरा, इसमें जो ताप है, हम बात करें कि इस पर जो ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना है उसमें तेजी पकड़ लेगा, यानी ताप बढ़ता जाएगा, क्योंकि गर्माहट के कारण इसमें ग्लोबल वार्मिंग होगी और ताप इंक्रीज होगा, यानी कि इसमें डेवलप होता जाएगा और इसमें ग्लोबल वार्मिंग अपने उच्च स्तर तक बढ़ता जाएगा। जिससे नुकसान ये है कि ओजोन परत, जो जीवन रक्षक परत के रूप में जानी जाती है, उसको नुकसान होता है इससे। अब धूमकेतु। अब धूमकेतु, धूमकेतु को अपन पुच्छल तारा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? धूमकेतु मतलब है कि घूम कर आने वाले जो पिंड होते हैं, या घूमने वाले जो पिंड होते हैं, जलते हुए पिंड, उन्हें धूमकेतु कहा जाता है। और कहते हैं एक धूमकेतु जिसका नाम है हेली धूमकेतु, यह प्रति 76 वर्ष में दिखाई देता है। और इससे प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि बताएं हेली धूमकेतु का जो दिखाई देने वाला समय है वो कितना है? अब चूंकि ये अन्य जगह तो घूमता रहता है, पर पृथ्वी पर हम है और हमें दिखाता है कितने दिन में? 76 वर्ष में दिखाई देता है। अब होते क्या है धूमकेतु या पुच्छल तारा, इनको देखें तो ये धूल कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्त में या पथ पर लगाते हैं, किंतु ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते, क्योंकि ग्रह चलते हैं यहां पर और धूमकेतु चलते हैं यहां पर, उन्हीं के नीचे। तो ये किसी की कक्षा में नहीं जाएंगे, चाहे इधर चले जाएं चाहे उधर चले जाएं। इनका जो कक्षा होता है उनके नीचे या ऊपर हो सकता है। जैसे ये ग्रह है, ग्रह ऐसा चल रहा है अपना, और उसी के नीचे क्या है? धूमकेतु है। तो किसी भी हाल में एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि इनका जो परिक्रमण रहेगा वो नीचे चलेगा, इनका परिक्रमण रहेगा ऊपर। ये चाहे इधर चले जाए चाहे इधर, चाहे इधर चले जाए इधर, आपके किसी की ग्रह की कक्षा में ये नहीं जाने वाले होते, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि
इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? तो ऊपर नीचे होती है। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं और इनका पुंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में ही होता है। पुच्छल तारा की खोज टाइको द्वारा की गई थी, यानी कि सूर्य के पास जैसे ही ये पहुंचते हैं तारे या ये ग्रह, तो इनका क्या होता है? जलना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? जलना। और जब ये जलते हैं तो इनका जो पूंछ रहेगी वो इनकी कैसी रहेगी? विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये कोई पुच्छल तारा है, तो ये जलेंगे तो ऐसे जलेंगे, इस तरफ जलता हुआ दिखाई देगा और इस तरफ सूर्य का मुख रहेगा। तो इस कैसे दिखाई देता है? हमेशा विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं और ये आते हुए नजर आते हैं। जब करते तो आते हुए नजर आते हैं, तो इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। सीधी बात है, पुच्छल तारा जब भी आए तो पूंछ जिनकी जले वो पुच्छल तारा। जलते समय जिनकी पूंछ बने तो वो क्या है? अपने को ज्यादा इसमें सोचना विचारना है ही नहीं कि पुच्छल तारा क्या है भाई। तो जिस भी किसी भी पिंड की पूंछ जलती हुई दिखाई दे वो पुच्छल तारा होता है। ठीक है, देखो जरा, इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते तो ये क्या होते हैं? उल्का पिंडी है, क्षुद्रग्रही है। लेकिन जब इनमें आग पकड़ के पीछे की तरफ ये जलते हुए नजर आते हैं तो क्या कहलाते हैं? पुच्छल तारा कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्या होते हैं? पुच्छल तारा कहलाते हैं। कि ये जब आते हैं तो इनका जो चमक रहेगी वो सूर्य के विपरीत दिशा में होगी। सूर्य इधर होगा तो विपरीत दिशा में क्या होते हैं? जलते हुए नजर आते हैं। ये पुच्छल तारा कहलाते हैं। इस प्रकार से इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारा कहा जाता है। क्या हो गया? समय हो गया? अभी क्या हुआ? देखो तो कोई मैन तो चीज रह गई है जिसके बारे में अपने को पढ़ना, मुख्य जो रह गया है। ठीक है, अब देखो जरा, सैकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखाई देता है। तो एक ऐसा भी पुच्छल तारा है जो कब दिखाई देता है? नाम क्या है उसका? सैकी नाम है। सैकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखाई देता है। एंके नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखाई देता है। एक पुच्छल तारा जिसका नाम है एंके। ये सब कहां से दिखाई देते हैं? पृथ्वी से। कहां से? पृथ्वी पर देखने की बात हो रही। फिर आपका कौन सा? काहुटेक नामक पुच्छल तारा तो 7600 वर्ष में दिखाई देता है। कितने वर्ष में? इससे तो कभी देख नहीं पाएंगे। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 7600 पीढ़ी। कोई पीढ़ी है जो इसको देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। अब सोचो जरा, 7600 साल कौन जिंदा रहने वाला है? आदमी आज के समय में तो 76 वर्ष जीवित नहीं रह पा रहा है। 7600 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। आज के समय के किसी भी मनुष्य की जो जीवन आयु आंक ली गई है वो आंक ली गई है 60 साल। कितनी? 60 साल मान दी गई। लेकिन ये औसतन आयु है 60 साल। लेकिन मुश्किल ही है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति 60 साल जीवित रह पाएगा, क्योंकि परिवहन, बीमारियां और अन्य कारण इतने बढ़ चुके हैं कि लोग बाग 60 से पहले ही चल देते हैं, पहले ही निपट लेते हैं। परिवहन से मृत्यु ज्यादा हो रही है, आवरण यानी कि और अन्य घटनाओं में भी मृत्यु ज्यादा हो रही है, आपदाओं से मृत्यु कम हो रही है, लेकिन बीमारियों से मृत्यु ज्यादा हो रही है। अभी आप लोगों ने, आपके खुद के अगर दादा रहे होंगे अभी कुछ दिनों पहले, या फिर कभी भी आप लोगों ने सुना होगा उनसे कि उनको बीपी या शुगर जैसी बीमारी का तो पता नहीं था उनको कि ये होती क्या है। दादा लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहते होंगे बीपी शुगर होता क्या है पता ही नहीं था उनको। ब्लड प्रेशर वगैरह जो रहता है। गांव की बात कर रहा हूं मैं, शहरों में नहीं मैं बोल रहा हूं। लेकिन आज के समय में 22 से 23 साल के लड़के को या लड़की को भी बीपी हो रहा है, बीपी हाई और लो हो रहा है, उनका बीपी बढ़ जा रहा है। हार्ट अटैक जैसी जो बीमारी है यह बहुत कम सुनने को मिलती थी। आज के समय 25-25 साल, 20-20 साल, यहां तक कि 17-18 साल के बच्चों को भी, यानी कि किशोरों को भी हार्ट अटैक आके चल दे रहे हैं। ये बदला हुआ है आपके खाने पीने से। और मैं तो मानूंगा कि पता नहीं क्यों जब से वो कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है तब से और भी ज्यादा बीमारियां या मनुष्यों को या व्यक्तियों को कई सारी बीमारियां हावी होती जा रही। आपको एक चीज बिल्कुल मान लेना चाहिए कि वो जो वैक्सीन थी वो केवल और केवल तर्क बेस पर लगाई गई थी। WHO ने उस समय कोई उनके पास चारा नहीं था कि लोगों को आश्वासन दिया जा सके
कि भाई ये जो बीमारी है इसका इलाज मिल चुका है, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है उनके पास, तो उन्होंने फिर वैक्सीन का सहारा लिया और उन्होंने लोगों में इस चीज के डर को मिटाने के लिए वैक्सीन लगवाई गई। कहा कि भाई इससे आप उस बीमारी से बच जाओगे, कोरोना वाली वैक्सीन से। लेकिन ये जब परीक्षण हुआ इसका, या WHO ने खुद परीक्षण किया, तो इसके कोई खास अच्छे परिणाम नहीं निकले थे। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और भी अन्य वैक्सीन वगैरह थी, ज्यादातर कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मान्यता दी गई थी, और यही वैक्सीन लगी हुई है लगभग पूरे विश्व। लेकिन इसके परिणाम ये हैं कि आप देखोगे हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई स्थायी बीमारी हो चुकी है, हर एक व्यक्ति को स्थायी बीमारी हो चुकी है। या तो उसे जुकाम हो गया होगा, जुकाम नॉर्मल हो गया, ज्यादातर जुकाम की बीमारी। दूसरा हो सकता है उसका बीपी हाई होने लग गया हो समय समय पर, थकान जल्दी आती होगी, उसे कोई ना कोई बीमारी बनी रहती होगी, माइग्रेन, सर दर्द बना रहता होगा। ये जो बीमारी है ये उसी वैक्सीन का परिणाम है। पर खैर कोई बात नहीं, अपन क्या कर सकते हैं, चलना तो है। चलिए, तो आपका जो काहुटेक नामक पुच्छल तारा था वो कितने समय में दिखाई देता है? 7600 साल में। अब आते हैं हेली नामक पुच्छल तारा, यह मात्र 76 वर्ष में दिखाई देता है। अब यह दिखाई देगा 2062 में। कब? 3 फरवरी 2062 को, जबकि यह पहले दिखाई दिया था 9 फरवरी 1986 को दिखाई दे गया था, और अब दिखाई देगा 1962 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। 22 तो निकल गया है ना, तो ये दिखाई देगा। अब उस समय अगर देखोगे 2062 तक हम सब में से मुश्किल ही है कि सब लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। देखो ये सत्य है, मैं यही तो आपको बता रहा हूं, मृत्यु ही अटल सत्य है, और ये कब कैसी आ जाए किसी को मालूम नहीं। ये सत्य है, इसे स्वीकारना तो पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई लोग बाग किसी के बारे में ऐसा बोल दो कि ये मर जाएगा तो वो अशुभ होता है, बल्कि ये एक यथार्थता का बात होती है कि भाई मरना सबको है। हो सकता है मैं ही आज अभी पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद मेरा भी, किसी ने कुछ नहीं देखा है, ये बिल्कुल सत्य है। अगले पल का किसी को मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, परंतु हम इस उम्मीद पर आगे के काम करते रहते हैं कि भगवान सबका अच्छा करेगा। ये हमारे लिए उम्मीद है? भगवान को सहारा लिया हुआ है अपन ने, और आगे के काम अपन करते रहते हैं। पर ये हमारा शरीर क्षणभंगुर है, इसमें से एक वो ऐसी चीज है वो निकल गई तो ये शरीर किसी काम का नहीं। हाँ बताइए, भगवान भूत है? नहीं है, तो भगवान नहीं है आपके लिए, आपके लिए नहीं है, जब आपको ऐसा लगे। ठीक है, देखिए भगवान मानने का एक आपको उम्मीद है। भगवान क्या है? एक उम्मीद है। कैसी उम्मीद है? आपको आगे के काम करने के लिए उम्मीद जो देते हैं वो समझो भगवान। मान लो आप यह दोष भगवान पर डाल के बच सकते हो कोई जो गलत हो गया। कैसे? भगवान का सहारा लेकर आप अपने जीवन के आगे वाले पथ को सुचारू रूप कर सकते हो या सुचारू कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना होगी तो आपको लग रहा है वो आपके हाथ ही हुई है, तो आप डेली सोच रहे हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तो पागल ही हो जाओगे, डेली सोचोगे। लेकिन आपको लगा है क्या, अब जो होना था ये भगवान की मर्जी थी, आपने अपना दोष किस पे दे दिया, अपन क्या हो गई फ्री, अब अपने काम आगे। तो क्या है वो? एक माध्यम है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो भगवान मानो मतलब एक क्या है, तो माध्यम है जो हमारे आगे के काम को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमें अच्छा और बुरा बताने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? एक हमारा माध्यम है। अब पर ऐसा है कि अच्छे बुरे चीजों से बचने के लिए भी इनको कर दिया बंद। बंद नहीं हुआ, चालू कर दिया था मैंने अभी, बताओ। मुझे लगा मैंने बंद कर दिया, मुझे लगा चालू था तो बंद कर दिया। बल्ब मतलब जल नहीं रहा, कुछ तो दिक्कत आ गई उसमें अंदर वाला बल्ब नहीं चल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाइए। तो भगवान भूत की बात अपन बाद में करेंगे। भगवान हमारे लिए एक आस्था का काम है, जो उन पर हम अपनी चीजों को ढोलकर आगे बढ़ जाते कि भाई ऐसा भगवान की मर्जी थी, हो गया। वरना पता चला कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब हो सकता है कि आपका किसी कारणवश उसमें पीछे हो जाए, तो फिर आप ये दोस्ते रहो कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं, तो आप पागल हो जाओगे, निपट लोगे जल्दी।
मतलब आगे आपका कोई जीवन का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि भाई इंसान अपने ऊपर लेता रहता है चीजें, फिर वो उसे चाहिए था एक ऐसा माध्यम जिस पर कोई कुछ ना बोल सके। उसने कहा भगवान ने किया है ऐसा। इंसान स्वतंत्र है, अपनी कमियों को, अपने विचारों को, अपने आए हुए दुखों को किसी दूसरे चीज पर ढो लेने के बाद भगवान, वो व्यक्ति जब स्वतंत्र हो तो वो भगवान ही होता है। तुम ही ने किया सब कुछ, गलत हो जाए तो भगवान ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, ऐसे बोलते नहीं, अच्छा हो जाए तो भगवान ने अच्छा किया। इंसान अपना श्रेय से बच जाता है, और अगर इंसान अगर श्रेय से बच रहा मतलब चीजें चल रही हो, अगर इंसान है कि नहीं अहम हमने ही किया है, फिर अभिमान हो जाएगा, चीजों को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी उनको। चलिए आगे देखें। देखिए एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था टॉलेमी। उन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि सूर्य पृथ्वी का क्या लगा रहा है, यानी पृथ्वी जो है वो किसका चक्कर लगाती है, ओ सॉरी सूर्य पृथ्वी का क्या लगा रहा है। तो ये व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि ना, पहले सबसे पहले जब उन्होंने सौरमंडल का वो दिया, इन्होंने कहा जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो लोगों को लगा है सच में सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो फिर दूसरा व्यक्ति आए, नाम हुआ करता था कॉपरनिकस। क्या नाम था? कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की और उन्होंने बताया कि पृथ्वी तथा, पृथ्वी तो है ही, तथा उसके साथ अन्य ग्रह भी किसका चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही हो, पृथ्वी के साथ जो अन्य ग्रह हैं वो भी सूर्य का ही चक्कर लगा रहे हैं। तो बताइए सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है या किसने कहा? टॉलेमी ने। और फिर पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, किसने कहा? कॉपरनिकस ने कहा। उन्होंने कहा कि भैया आप गलत हैं, आप गलत बता रहे हैं, दरअसल सूर्य का चक्कर पृथ्वी और अन्य ग्रह लगा रहे हैं। केपलर ने ग्रहों गति का संबंध जो नियम था वो दिया और कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमते हुए और जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है, जिसे गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इस सिद्धांत का सिद्ध किया था। यानी उन्होंने दूरबीन को बनाया और इस चीज को देखकर उन्होंने कहा कि जो अन्य ग्रह हैं सूर्य का क्या लगा रहे हैं, तो चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाने के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने तो किया था, कल ही तो बताए थे, है ना, कल ही तो पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाया मैंने कल? कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तार होने का पता चलता है। यानी कि हब्बल नाम के जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने जो दूरबीन बनाई थी हब्बल दूरबीन, उससे उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है। वो क्या हो रहा है? तो फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि कोई गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे के ऊपर आप क्या कीजिए, तो पेन से या किसी भी पेंसिल से या किसी भी कलर से उस पर बिंदी रख दीजिए और फिर गुब्बारे को फुला दीजिए। अब जब आप फुलाएंगे तो वो जो बिंदी रहेंगी जो पहले करीब थी वो क्या हो जाएंगी? दूर दूर हो जाएंगी। और इसी प्रकार क्या हो रहा है? तो ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है कि ब्रह्मांड जो पहले करीब था अब उसकी दूरियां बढ़ती जा रही, आकाश गंगा एक दूसरे से दूर होती जा रही। तो ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? हाँ, एडविन हब्बल नाम था इनका पूरा नाम, एक कक्षा 11 में। ठीक, आगे देखें। और ये जो जानकारी या ये जो वीडियो या ये जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। तो ये जो वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और यूट्यूब पर डालने वाला हूं, तो यूट्यूब चैनल रहने वाला MG क्लासेस पृथ्वी पर, आप यहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारी कर अच्छे नोट्स बना सकते हो। साथ ही यदि मैं बात करूं कि ये पीडीएफ्स के बारे में, जो मैं यहां पर पीडीएफ्स पढ़ाता हूं और इसके अलावा और भी आपके फाउंडेशन बैच जो पढ़ाए जाते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है MG क्लासेस पृथ्वी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपको किसी प्रकार का सवाल करना हो, किसी प्रकार की जानकारी के बारे में मुझसे बात करनी हो या पूछना हो, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वहां पर मैं आपको रिप्लाई देकर उसके लिए संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ी, यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। कक्षा 11, 12, 10 और 9 के लिए यहाँ पर एकेडमिक बैच चलाए जाते हैं जिनमें आपके कई सारे, जैसे कि आपका आर्ट सब्जेक्ट से संबंधित प्रत्येक विषय, आपके गणित और कक्षा 10 में गणित हो गया, सोशल साइंस हो गया, अंग्रेजी हो गया और आपका विज्ञान हो गया, इन सबको भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है और उसके लिए तैयारी की जाती है। दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर जाकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम अगले जो टॉपिक रहने वाला, अगला जो ग्रह रहने वाला, जो सबसे इंपोर्टेंट ग्रह, इसका नाम है पृथ्वी को। पृथ्वी को अपन इसमें देखने वाले हैं कि पृथ्वी अब कैसे इसका निर्माण होता है, क्या क्या इसमें चीजें रहने वाली हैं और कैसे हम इसको पढ़ेंगे।
इस चीज को देखेंगे, ठीक है। ये देखेंगे अपन कल, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का हम कल देखने वाले हैं, ठीक है।